हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो भी क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा था। तो आज उसका एक पार्ट शुरू करते हैं जिसमें हम ट्राई करेंगे 3 से 4 चैप्टर खत्म करने के लिए। एंड स्टार्ट करेंगे जो आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर में। एंड ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में। एंड अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए या आपका फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सब कुछ अपडेट मिल जाता है। ठीक है, अपडेट सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल को, ये सत्यरंजन स्वाई को। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। तो चलो हम शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर को। एंड आपको क्या करना है, कमेंट देना है। ठीक है, कमेंट देना है, अच्छा लगे या बुरा लगे आप कमेंट दीजिए, या डाउट हो तो भी कमेंट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पे, कैन वन यूज आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड पेमेंट अंडर आरसीएम। तो यहाँ पे आईटीसी को हम यूज कर सकते हैं क्या, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड पेमेंट अंडर आरसीएम? नहीं, ये के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करें, क्योंकि ये जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड जो भी पेमेंट अंडर आरसीएम, तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट करेंगे। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे जो आरसीएम वाला जो भी टैक्स है उसको हम आउटपुट टैक्स नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी आईटीसी है वो ओनली यूटिलाइज होगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे आरसीएम में जो भी पेमेंट करेंगे वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में नहीं जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी आईटीसी है तो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे हमारा जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी एंड आरसीएम में जो भी टैक्सेस। ठीक है, यूज नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी यूज। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यहाँ पे एबीसी लिमिटेड वो फाइल कर रहा है रिटर्न जीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 1 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ऑन 20 दिसंबर शोइंग सेल्फ असेस टैक्स 2.5 लाख विच वाज नॉट पेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड वो फाइल कर रहा है रिटर्न जो कि जीएसटी रिटर्न जीएसटी 3B फॉर दी अंडर सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन 1। ठीक है, नवंबर मंथ के लिए वो 20 दिसंबर में फाइल करा है। एंड वहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स से 2.5 लाख है, बट वो उसको पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो उसको पेमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, रिलेवेंट प्रोविजन। तो अगर सेल्फ असेस टैक्स अगर नहीं पेमेंट करता है तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे वो रिटर्न ही नहीं फाइल किया है, मीन्स इनवैलिड रिटर्न बन जाएगा। ठीक है, इनवैलिड रिटर्न बन जाएगा एंड वहाँ पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम मानेंगे जैसे रिटर्न नहीं फाइल किया है और एक बार उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा एंड उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे वैलिड रिटर्न के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा फुल में सेल्फ असेस टैक्स। अगर नहीं पेमेंट करता है तो रिटर्न को हम मानेंगे जैसे वो वैलिड रिटर्न ही नहीं है एंड आईटीसी भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाइए। तो यहाँ पे दिया है कि मेसर्स पीपीसी एंड कंपनी वो अवेल कर रहा है आईटीसी 42,500 ड्यूरिंग द सेप्टेम्बर अंडर आईजीएसटी हेड इंस्टेड ऑफ अवेलिंग 21,250 अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी। अवेल करना चाहिए था, बट वो एक्चुअली अवेल कर रहा है कहाँ पे, वो आईजीएसटी हेड में अवेल कर रहा है। ठीक है, Mr. X, accountant of the above entity, would like to use form number PMT 9 for making transfer from IGST head to respective CGST SGST head. Examine the scenario and offer your comment. तो यहाँ पे जो भी अकाउंटेंट है वो चाहता है कि जीएसटी पीएमटी 9 यूज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रांसफर कर देगा आईजीएसटी हेड का जो भी क्रेडिट किसके पास, सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, हाँ ट्रांसफर हो जाएगा जीएसटी पीएमटी 9 के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी हेड का जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, बट वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ओनली होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो भी टैक्सेस है ये टैक्सेस मेनली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ओनली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो ट्रांसफर कर सकता है थ्रू जीएसटी पीएमटी 9 के थ्रू। तो यहाँ पे वो नहीं कर पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जो भी बोल रहा है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आ जाइए। तो यहाँ पे दिया है कि ए मेक्स इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यूड 50,000 टू बी। तो ये जो क्वेश्चन है हम इसको इंट्रोडक्शन चैप्टर में ऐसे 4-5 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन किए हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा करेंगे तो टाइम चला जाएगा, हमको कम से कम टाइम में कंप्लीट करना है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, एग्जामिन द टैक्सेस टू बी पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे एग्जामिन करिए कि जुलाई मंथ में कितना टैक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ बिलो इन्फॉर्मेशन फर्निश बाय मेसर्स जिंग एंड कंपनी। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फर्निश किया है मेसर्स जिंग एंड कंपनी, तो यहाँ पर्टिकुलर दे दिया आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दे दिया है। आउटपुट टैक्स पेबल है 14,75,000, 28,34,000, 28,34,000 एंड टैक्स पेबल अंडर आरसीएम में 36,000, 1,44,000, 1,44,000 एंड बैलेंस कितना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 26,52,000, 18,32,000, 18,32,000। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट टैक्स जो भी रिपोर्ट किया है अंडर आईजीएसटी कॉलम पर्टेन्स टू द मंथ ऑफ द मार्च। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है ये आपका मार्च मंथ के लिए है। ठीक है, मार्च मंथ के लिए है। उसके बाद है विच वाज नॉट पेड फॉर दिस सेड पीरियड, तो वो पेड नहीं किए थे मार्च मंथ के लिए। ऑल्सो नोट दैट
द क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो कौन सा मंथ के लिए है, ये आपका जुलाई मंथ के लिए, मीन्स यहाँ पे मार्च मंथ का अनपेड है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा एंड बैलेंस ये है जुलाई मंथ का क्रेडिट है एंड हमको जुलाई मंथ में ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मार्च मंथ का हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, मार्च मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर देंगे। उसके बाद नो बैलेंस आईटीसी अवेलेबल प्रीवियस टैक्स पीरियड में कोई भी ओपनिंग आईटीसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ सेटअप कर देंगे। एंड दूसरा यहाँ पे जो आरसीएम है, आरसीएम बेसिस में जो भी टैक्स है उसको ऑलवेज हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो सेटअप नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो सेटअप नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, तो पहले जो भी आईटीसी है, आईटीसी के साथ ये सेटअप हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि हम प्रोविजन पढ़ के आए थे सेक्शन नंबर 49 में, पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी उसको पहले यूटिलाइज करना पड़ेगा, मीन्स पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद करेंट टैक्स पीरियड का जो भी टैक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी अदर जो भी ड्यूज है उसको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, अदर जो भी ड्यूज है। तो यहाँ पे प्रीवियस टैक्स पीरियड का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, तो ये 26 लाख से पहले सेटअप करेंगे, ये जो 14,75,000, ठीक है, 26,75,52,000 से हम सेटअप करेंगे, 14,75,000 सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 11,77,000, ठीक है। बट यहाँ पे आपका शॉर्ट बन जाएगा, क्योंकि टोटल 28,34,000 देना है, बट 18,32,000 है, ठीक है, तो टोटल 28,34,000 देना था, बट अवेलेबल है 18,32,000, तो बैलेंस कितना देना है यहाँ पे 10,02,000 अभी बैलेंस देना है, यहाँ पे भी 10,02,000 यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बैलेंस बचता है इसको हम आधा आधा करके सेटअप कर देते हैं, ठीक है, आधा आधा करके सेटअप कर देते हैं ये दोनों के साथ, 77,000 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 5 लाख इसके साथ सेटअप होगा, 5,88,500 है एंड यहाँ पे भी 5,88,500 है, ठीक है, तो इसको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देने के बाद बचता है कितना, तो यहाँ पे बचता है 4,13,500 है एंड 4,13,500 है एंड यहाँ पे तो कोई भी आईजीएसटी रेट में कोई भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, एक तो ये जो नील अमाउंट है प्लस आरसीएम में जो भी अमाउंट है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम को ऑलवेज हमको कैश लेजर के थ्रू देना पड़ेगा, तो आरसीएम का अमाउंट 36,000 ऐड हो जाएगा, 1,44,000 1,44,000, तो ये ऐड होने के बाद ये इसके साथ ऐड होने के बाद ये इसके साथ ऐड होने के बाद तो यहाँ पे बन जाएगा 36,000, 5,57,500, 5,57,500 इतना इसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ब्रीफ, ई फोकल पॉइंट क्या है, सी पिन क्या है, सिन क्या है। तो पहले सी पिन है कि वो एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है एंड वो एवरी चालान के साथ सक्सेसफुल जब जनरेट होगा ये क्रिएट हो जाएगा एंड ये 14 डिजिट का रहता है एंड ये वैलिड रहता है 15 डेज के लिए, ठीक है, हमारा नोट्स में ये कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सिन है, सिन आपका है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है एंड ये वंस पेमेंट जब जनरेट हो जाता है सक्सेसफुली तो वहाँ पे ये आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ये 17 डिजिट का है, यहाँ पे 18 डिजिट है, 17 डिजिट का है एंड ये 3 डिजिट का है, तो यहाँ पे ये टोटल 17 डिजिट का है, उसमें से 14 डिजिट है सी पिन है प्लस 3 डिजिट है आपका बैंक कोड है, ठीक है। एंड ये जब पिन जनरेट करेगा ऑथराइज बैंक या आरबीआई वो जनरेट करेगा एक्चुअल जब पेमेंट रिसीव करेगा, ठीक है, एंड वो क्रेडिटेड उसके बाद हो जाएगा गवर्नमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक इंडिकेशन देता है कि पेमेंट रियलाइज हो गया है एंड क्रेडिट हो गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकाउंट। उसके बाद है सिन कौन कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ पे सिन जो भी ऑथराइज बैंक वो कम्युनिकेट करेगा टैक्स पेयर को प्लस यहाँ पे जीएसटी सिस्टम को वो कम्युनिकेट कर देगा। उसके बाद ई फोकल पॉइंट है, ईएफबी इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच है, ये मेनली आपका ब्रांच एक ऑथराइज बैंक का वो एक ब्रांच को मेनली ऑथराइज करता है आज ई फोकल पॉइंट ब्रांच, जिससे वो कलेक्ट करेगा, ऑथराइज हो जाता है कलेक्ट करने के लिए जीएसटी, ठीक है। हर ब्रांच तो यहाँ पे कलेक्ट नहीं करेगा, तो ऑथराइज बैंक वो मेनली एक ब्रांच को ऑथराइज करेगा कि ये कलेक्ट करेगा जो भी जीएसटी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये मेनली एक ब्रांच को नॉमिनेट करता है, ठीक है, और पैन इंडिया ट्रांजैक्शन के लिए। ईएफबी वो ओपन अकाउंट करता है अंडर मेजर हेड ऑफ ऑल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे वो मेनली ओपन करता है अंडर ईच मेजर हेड 5 मेजर हेड रहता है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, तो ये 5 हेड में ये मेनली अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी अमाउंट रिसीव होता है सच ई फोकल पॉइंट ब्रांच टुवर्ड्स जीएसटी वो क्रेडिटेड हो जाएगा, अप्रोप्रिएट अकाउंट को चला जाएगा। एंड एनईएफटी एंड आरटीजीएस के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आरबीआई बन जाएगा ई फोकल पॉइंट ब्रांच, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी ब्रांच नहीं होते हैं तो इसलिए वहाँ पे आरबीआई बन जाएंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पेमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैभव वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जीएसटी में एंड वो फर्निश करा है फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए वो फर्निश करा है, तो यहाँ पर्टिकुलर्स दे दिया है एंड यहाँ पे अमाउंट दे दिया है। तो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड स्टेट मीन्स इंटर स्टेट परचेज कर रहा है जिसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पर्सनल यूज़ के लिए अगर गुड्स टेकन करेंगे तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो टोटल 8 लाख से हम जो भी पर्सनल पर्पज़ के लिए गुड्स लिए हैं उसको लेस कर देंगे, तो ये 8 लाख से 20,000 जब जाएगा तो यहाँ पे 7 लाख
80,000 के ऊपर हम ITC कैलकुलेशन करेंगे। रेट क्या रहेगा, तो रेट यहाँ पे IGST वाज पेड ऑन 10th अक्टूबर एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट कितना पेबल होगा, मेनली 18% इंटरेस्ट लगता है एंड IGST रेट है 18%। तो हम टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है ये 10 लाख के ऊपर 18% अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 1,80,000 है, बट उसमें से हमारे पास ITC कितना है, इसके ऊपर 18% देखेंगे 7,80,000 के ऊपर, तो यहाँ पे 18% अगर देखेंगे तो ये आ रहा है 1,40,400 आ रहा है, ठीक है 400 आ रहा है। तो इसमें से हम अगर डिडक्ट करेंगे तो बैलेंस कितना रहेगा, तो बैलेंस यहाँ पे रहेगा 39,600 यहाँ पे बैलेंस रहेगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा मंथ का है, अगस्त मंथ का है, तो अगस्त मंथ का ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, जो भी रिटर्न का ड्यू डेट रहता है तो वो रहता है सितंबर 20 तक उसको पेमेंट करना था, बट वो पेमेंट करा है अक्टूबर 10 में, तो अक्टूबर 10 में, तो सितंबर 20 से अक्टूबर 10 तक हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो पीरियड देखना पड़ेगा, पीरियड क्या रहेगा, डिलेट पीरियड, तो सितंबर आपका रहता है 30 डेज का है, तो सितंबर में 10 डेज एंड अक्टूबर में 10 डेज, तो टोटल 20 डेज के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। अमाउंट ये है एंड यहाँ पे 18% मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ हम ऊपर रखेंगे 20, नीचे रखेंगे ये आपका 365 डेज रखेंगे, ठीक है। ये कौन सा ईयर का है, ये आपका मेनली 2023 का है, ठीक है 2023 का है, तो यहाँ पे अगर देखें 366 डेज आ जाता है, 366 डेज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना होगा 39,600 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18%, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, डिवाइड हो जाएगा 366, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट कितना आएगा 390 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है 390 रुपीज़, बट यहाँ पे वो लिया है 365 लिया है, बट 366 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका आ जाता है लीप ईयर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, राधा कृष्णा वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर GST है एंड वो फर्निश करा है फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, पर्टिकुलर्स दे दिया, अमाउंट दे दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स आउटसाइड स्टेट इंटर स्टेट है एंड परचेज भी यहाँ पे किया है 8,10,000 का एंड गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है 10,000 है एंड यहाँ पे 10th अक्टूबर में पेमेंट करा है, GST का रेट 18%, तो सेम है, बट यहाँ पे ओनली एक डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो पर्सनल पर्पज़ के लिए लिया है 10,000, सॉरी पर्सनल पर्पज़ के लिए जो भी लिया है 10,000, तो ये लेस हो जाएगा 8 लाख से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,10,000 से लेस होने के बाद 8 लाख बचेगा, 8 लाख के ऊपर हमको ITC कैलकुलेशन करना पड़ेगा एंड ये 10 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है ITC जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1,80,000 है एंड इसके ऊपर जब हम 18% मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख के ऊपर 18%, तो ये आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000 आ जाएगा। उसके बाद 1,80,000 से अगर हम लेस करेंगे तो कितना यहाँ पे बचेगा 36,000 बचेगा, ठीक है 36,000 के ऊपर यहाँ पे 20 डेज के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, ठीक है एंड एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है नीचे, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 को आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि ऑग्नि लिमिटेड वो फाइल कर रहा है GST रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, कब फाइल कर रहा है, अप्रैल में 11 अप्रैल में वो फाइल कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है फॉर द सेड रिटर्न है 20 फरवरी ओरिजिनल ड्यू डेट है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द टैक्स असेस्ड आज पेबल फॉर द मंथ गिवन बिलो, तो यहाँ पे डिटेल्स दे दिया है, पर्टिकुलर्स दे दिया है एंड यहाँ पे CGST एंड SGST दे दिया है। आउटपुट टैक्स पेबल इतना है 1,80,000 है, उसका टैक्स पेबल ऑन RCM, तो इसको तो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे 40,000 एंड यहाँ पे ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन के लिए ITC है 70,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सेटअप करने के लिए कितना मिलेगा, ये ओनली 70,000 सेटअप करने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पे भी 70,000 सेटअप करने के लिए मिलेगा, तो बाकी यहाँ पे 1,10,000 उसको बैलेंस यहाँ पे देना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, प्लस यहाँ पे जो 40,000 है उसको भी RCM में जो भी है उसको भी कैश लेजर के थ्रू देना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे 1.5 लाख के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ये रहेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट करना पड़ेगा एंड इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा 18% एंड यहाँ पे भी 1.5 लाख बन जाएगा, ठीक है इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इंटरेस्ट 18% लग गया, पीरियड क्या रहेगा, तो पीरियड अगर देखेंगे आपका 20 फरवरी से लेकर, ठीक है 20 फरवरी से लेकर हम ड्यू डेट क्या रहेगा जनवरी मंथ के लिए 20 फरवरी अप टू 11th आपका अप्रैल, ठीक है 11th अप्रैल, तो फरवरी अगर देखें 20 फरवरी, उसके बाद फरवरी 23 का है 8 डेज, उसके बाद है ये है 31 डेज मार्च मंथ, उसके बाद ये है आपका अप्रैल मंथ है 11 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल कितना डेज है, तो 50 डेज है, 50 डेज के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 1.5 लाख के ऊपर, तो 1.5 लाख 18% एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे 365 डेज रहेगा, ठीक है नीचे रहेगा 365 क्योंकि 22-23 यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे रहेगा 1,50,000 18% एंड यहाँ पे रहेगा 50/365, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है 3,000
699 आ रहा है, ठीक है, 3699 आ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। एंड 1.5 लाख टोटल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए CGST एंड SGST के लिए सेपरेटली 3699 यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि यहाँ पहला पार्ट में पूछा है कि नेट टैक्स पेबल कितना होगा कैश में एंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका assuming that the company has ITC बैलेंस अगर 2.5 लाख है, मीन्स यहाँ पे जो ITC बैलेंस था 70,000, तो यहाँ पे अगर 2.5 लाख हो जाएगा अंडर इच CGST एंड SGST हेड में कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पेबल होगा कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द मंथ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से टू द एक्सटेंड पॉसिबल, हम जितना पॉसिबल हो सके उतना पेमेंट करेंगे। उसके बाद हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम इरेज करा देंगे तो यहाँ पे अगर 2.5 लाख हो जाएगा, ये 70,000 के जगह अगर 2.5 लाख हो जाएगा तो यहाँ पे तो पूरा सेटअप हो जाएगा ना। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1,80,000, बट हमारे पास से 2.5 लाख है तो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। बट यहाँ पे जो रिवर्स एज बेसिस में जो भी है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके साथ हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देना पड़ेगा। तो ये 40,000 के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और 50 डेज के लिए इंटरेस्ट 18% करके देना पड़ेगा। फॉर CGST SGST के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम सेटअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो 40,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% मल्टीप्लाई 50 बाय 365, तो यहाँ पे आ जाएगा 986 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर CGST के लिए एंड SGST के लिए सेपरेटली देना पड़ेगा, ठीक है, 986 देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यहाँ पे मिस नित्या आज फॉलोइंग बैलेंसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन 28 फरवरी में। फॉलोइंग बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। मेजर हेड दे दिया है CGST SGST सब कुछ, माइनर हेड यहाँ पे अमाउंट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ये दे दिया है, सब कुछ अमाउंट दे दिया है, ठीक है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ दे दिया है CGST हेड में, SGST हेड में एंड आपका IGST हेड में दे दिया है सब कुछ। और लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 75,000 ईच है। शी फेल टू पे द टैक्स एंड कॉन्टैक्टेड यू आज ए लीगल एडवाइजर ऑन 12 अप्रैल। तो यहाँ पे वो पेमेंट नहीं कर पाया फेब्रुअरी मंथ के लिए, 12 अप्रैल में आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है। और आज टू हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, उनको कितना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप बताइए कि यूटिलाइज करिए कि बैलेंस मैक्सिमम एक्सटेंड पॉसिबल हो वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, ठीक है। जो भी बैलेंस है उसके पास हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा वो यूटिलाइज करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए ट्राई करेंगे। शी वांट्स टू पे टैक्स ऑन 20 अप्रैल, वो चाहता है 20 अप्रैल में पेमेंट करने के लिए टैक्सेस, ठीक है, 20 अप्रैल में पेमेंट करने के लिए टैक्सेस चाहता है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन दे दिया है। डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ GST 18 फरवरी, इसका यूज नहीं है। नो अदर ट्रांजैक्शन आफ्टर दिस अप टू 20 अप्रैल तक कोई भी अदर ट्रांजैक्शन नहीं है, जो भी ऊपर दिया है इग्नोर पेनल्टी लेट फी इग्नोर करिए। नो अदर बैलेंसेस अवेलेबल, कुछ भी नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हर विथ रेफरेंस टू द लीगल प्रोविजन विथ ब्रीफ नोट्स, जो कि लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल है, ब्रीफ नोट बताइए। तो यहाँ पे उसका GST लाइबिलिटी है 75,000 CGST 75,000 SGST है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट लग जाएगा क्योंकि फेब्रुअरी मंथ के लिए ड्यू डेट है मार्च 20 है, बट वो एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं अप्रैल 20 में पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मंथ का गैप है, जो कि 31 डेज के लिए हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसके ऊपर, ये 75,000 के ऊपर हमको इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे रहेगा 18% एंड ऊपर रहेगा 31, नीचे रहेगा 360। ये कौन सा ईयर का है देख लेते हैं। ये ईयर है आपका, ईयर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे आजमसन लेते हैं 365 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% मल्टीप्लाई बाय 31 बाय 365, तो यहाँ पे आ रहा है 1,147 आ रहा है। तो ये इंटरेस्ट फॉर CGST SGST, तो टोटल यहाँ पे कितना रहेगा CGST SGST के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपका रहेगा CGST एंड SGST रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75,000 है टैक्सेस एंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 1147 है एंड यहाँ पे 1147 है। तो उनके पास है क्या ये बैलेंस 76,147 है एंड 76,147 है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ईच हेड का बैलेंस कितना है, पहले हमको IGST हेड का सेटअप करना पड़ेगा। तो IGST हेड का यहाँ पे अगर देखेंगे CGST SGST 40,000 80,000 है। तो वहाँ पहले 40,000 80,000 अगर यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे आ जाइए, प्लेस ज़्यादा नहीं है तो हम नीचे आ जाइए। यहाँ पे अलग अलग हेड यहाँ पे ये बना दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे 75,000 था, उसका पर्टिकुलरली CGST का लाइबिलिटी था 40,000 एंड यहाँ पे इंटरेस्ट उसके लिए उसका जो भी क्रेडिट बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये अमाउंट है 1,000 एंड इसका 75,000 ऑलरेडी उसके पास जो भी क्रेडिट लेजर में 80,000 है एंड यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए 1,000
147 देना था, बट 400 उसका है। तो यहाँ पे IGST का जो भी टैक्स लायबिलिटी इसके साथ सेटअप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर दिया है। एंड बैलेंस जो भी IGST का यहाँ पे सेटअप कर देंगे। IGST का कितना बैलेंस है, तो IGST का अगर बैलेंस देखें तो IGST का बैलेंस है यहाँ पे टैक्स के लिए 45,000 है। तो 45,000 हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओनली यहाँ पे 35,000 चाहिए। 35,000 चाहिए IGST का, तो ये तो सेटअप हो गया IGST का है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए हम सेटअप करेंगे। इंटरेस्ट हेड में ऑलरेडी वो सेटिस्फाई हो चुका है, तो CGST के लिए हम उसका पेनल्टी के साथ सेटअप कर देंगे। तो पेनल्टी 800 है, तो 800 हम सेटअप कर देंगे पेनल्टी से। CGST के लिए पेनल्टी से हम 800 यहाँ पे सेटअप कर देंगे। तो यहाँ से हमको चाहिए 147 है, तो 800 बैलेंस है, तो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा पेनल्टी से CGST हेड का। उसके बाद यहाँ पे तो SGST हेड में सफिशिएंट है, कोई भी नहीं चाहिए टैक्स के लिए, बट यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए चाहिए। तो इंटरेस्ट के लिए अगर चाहिए तो उसका भी पेनल्टी नील है, बट हम एक बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी पेनल्टी यहाँ पे है, पेनल्टी है, फी है, ठीक है, SGST का पेनल्टी फी है, तो हम इसके साथ सेटअप कर देंगे। ठीक है, इसके जो भी देना पड़ेगा 747, तो उसके साथ सेटअप कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा सेटअप हो जाएगा, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को आ जाइए। मेसर्स नेपच्यून एंड कंपनी वो रजिस्टर अंडर GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है, एंड दे हैव मेड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 84,50,000 वो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स किए हैं ऑन पेमेंट ऑफ IGST पर 10,14,000 पेमेंट करके मंथ ऑफ मे के लिए वो क्या किए हैं, जीरो रेटेड सप्लाई किए। द रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ऑफ 54 फॉर एबव सप्लाई हैज बीन रिजेक्टेड बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो वहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद मिस्टर ए जो कि टैक्सेशन मैनेजर ऑफ द फार्म नेपच्यून एंड कंपनी फार्म का टैक्सेशन मैनेजर, वो सॉर्ट फॉर रिक्रेडिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आज पर द प्रोविजन ऑफ द रूल नंबर 86 ऑफ द एबव रिजेक्शन। तो यहाँ पे वो जो भी टैक्स मैनेजर ऑफ द फार्म वो चाहते हैं कि यहाँ पे रिक्रेडिटिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आज पर रूल नंबर 86। तो यहाँ पे एग्जामिन द सिनेरियो एंड ऑफर योर कमेंट्स। तो यहाँ पे एग्जामिन द सिनेरियो एंड ऑफर योर कमेंट। तो यहाँ पे ये मेनली जीरो रेटेड सप्लाई किया था एंड वहाँ पे IGST पेमेंट किया था। उसके बाद जो रिफंड क्लेम किया तो वहाँ पे जो भी प्रॉपर ऑफिसर उसको कैंसिल कर देता है। उसके बाद उसका जो टैक्स मैनेजर वो चाहता है कि यहाँ पे रिक्रेडिटिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आज पर रूल नंबर 86। तो रूल नंबर 86 का प्रोविजन बोल रहा है कि अगर आप पेमेंट किए होंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है, अगर पेमेंट किए होंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मीन्स अगर आप डेबिट किए होंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो वहाँ पे अगर रिफंड एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट कर देता है प्रॉपर ऑफिसर, तो वहाँ पे रिक्रेडिट हो जाएगा आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बट यहाँ पे तो वो पेमेंट नहीं किया है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो यहाँ पे तो वो IGST पेमेंट कर दिया है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या कोई भी मोड में वो पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू तो पेमेंट नहीं किया है ना, तो इसलिए रिक्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, रिक्रेडिट नहीं होगा। अगर वो पेमेंट होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो वहाँ पे वो रिक्रेडिट हो जाता है। जैसे आप अगर कोई भी अमेजन में पेमेंट करते हैं, अगर अकाउंट थ्रू में पेमेंट करते हैं या वॉलेट के थ्रू में पेमेंट मेनली करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप रिफंड हो जाता है तो वॉलेट को चला आएगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी किए होंगे तो वहाँ पे वॉलेट में थोड़ी आएगा, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, मीन्स बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, सेम है जैसे कोई भी सामान मंगाते हैं अमेजन से, तो यहाँ पे समझ आ गया है, तो यहाँ पे रिक्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, रोल नंबर 86 के हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि मेसर्स ABC लिमिटेड वो बिलेटेडली फाइल किया है GST रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे ABC लिमिटेड वो बिलेटेडली फाइल करा है GST रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 जो कि GSTR 3B है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी के लिए वो 60 डेज बाद में वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, टोटल टैक्स पेड ऑन सच रिटर्न इज एज फॉलो। तो टैक्स पेड कितना है, यहाँ पे टैक्स रेट जो भी टैक्स डिटेल सब कुछ दे दिया है। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स पेबल है, यहाँ पे 4,50,000 है, एंड CGST SGST अलग से दे दिया है 2,85,000। टैक्स पेबल अंडर RCM दे दिया है 18,000, 32,000 है। ठीक है, उसके बाद ITC फॉर यूटिलाइजेशन है 2,55,000, 55,000। उसके बाद टैक्स पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यहाँ पे 2,18,000, 2,62,000, 2,62,000। एग्जामिन द इंटरेस्ट पेबल आज पर द प्रोविजन ऑफ द GST लॉ। तो एग्जामिन करिए कि अगर आप प्रोविजन ऑफ द GST लॉ के हिसाब से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो कितना पेमेंट किया है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा 2,18,000। तो जो भी वो पेमेंट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डायरेक्टली हम उसके साथ यहाँ पे उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इतना देना था, ठीक है, उसमें से रिवर्स चार्ज वाला 18,000 अलग से है, एंड ITC ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है 2.5 लाख। तो बैलेंस जो भी 2,18,000 देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट लग जाएगा फॉर 60 डेज के लिए लग जाएगा एट द रेट ऑफ आपका रहेगा 18% रहेगा। ठीक है, 18% रहेगा, रेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कैलकुलेशन कर दिया है ये जो तीनों अमाउंट के ऊपर 2,18,000, 2,62,000, 2,62,000। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे दे दिया है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एंटायर टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक्सेप्ट टैक्सेस टू बी पेड ऑन RCM बेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, अगर यहाँ पे एंटायर जो भी टैक्सेस वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पेमेंट कर देता है एक्सेप्ट
रिवर्स चार्ज बेसिस में जो भी उसको तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वो यूटिलाइज नहीं हो पाया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू, उसको तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एंटर सेटअप हो जाता है तो ओनली यहाँ पे आरसीएम बेसिस में जो भी 18,000 32,000 तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 18% 60 डेज के लिए लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 18,000 32,000 उसके ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो यहाँ पे कौन लाइबल होता है जीएसटी पेमेंट करने के लिए, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा जनरल सिचुएशन में कौन पेमेंट करता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कौन पेमेंट करता है। तो जनरली मेनली सप्लायर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है एंड वो कलेक्ट कर देता है रेसिपिएंट से। तो जनरल है सप्लायर पेमेंट करता है, बट रेसिपिएंट आरसीएम बेसिस में स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रेसिपिएंट को पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे रेसिपिएंट को पेमेंट करना पड़ेगा, या अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 तो वहाँ पे आरसीएम बेसिस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करना पड़ता है, या अगर कोई भी टीसीएस अगर देखें तो वहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर मेनली कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, या टीडीएस प्रोविजन जहाँ पे लगता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट मेनली वो कलेक्ट करके टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मेनली रेसिपिएंट पेमेंट करेगा, बट नॉर्मली सप्लायर पेमेंट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि व्हाट विल हैपन इफ द टैक्स डिडक्टर अगर फेल्स टू इशू टीडीएस सर्टिफिकेट विद इन द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर जो भी टैक्स डिडक्टर अगर वो फेल्स टू इशू अगर टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं इशू करता है विद इन टाइम पीरियड तो वहाँ पे क्या होगा, मेनली 5 डेज के अंदर उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। अगर वो इशू नहीं करता है, जब 5 डेज एक्सपायरी होगा उसके नेक्स्ट वाला दिन से 100 पर डे करके इंटरेस्ट लग जाएगा, मीन्स पेनल्टी लग जाएगा अप टू मैक्सिमम 5,000। 5 डेज के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, मीन्स डिपॉजिट करने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट मेनली उसको इशू करना पड़ेगा 5 डेज के अंदर, नहीं तो 100 पर डे मैक्सिमम 5,000 लग जाएगा लेट फी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि यहाँ पे मनिहार एंटरप्राइजेस वो रजिस्टर्ड दिल्ली में है एंड वो एंगेज है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 51। तो उसके बाद इट हैज प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे वो प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सप्लाई जो भी मेड किया है एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे दिया है एंड पेमेंट जो भी किया है अगेंस्ट ईच ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए वो यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे मेनली टीडीएस का प्रोविजन देखें पर्टिकुलर दे दिया, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे दिया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देखना पड़ेगा टीडीएस अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देखना पड़ेगा। अगर एक बार अट्रैक्ट हो जाता है तो वहाँ पे हमको पेमेंट जो भी है उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो टीडीएस मेनली सेक्शन नंबर 51 में करता है एंड रेट रहता है 1% सीजीएसटी एसजीएसटी, आईजीएसटी के लिए 2% रहता है। ठीक है, एंड टीडीएस के लिए अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट 2.5 लाख होगा तो वहाँ पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद एग्जाम सप्लाई के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट को दे रहा है तो वहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट मेनली गवर्नमेंट या उसका जो भी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट वो या पीएसयू ये मेनली टीडीएस काटते हैं। उसके बाद दूसरा एक कंडीशन है जहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर अगर एक स्टेट में है एंड लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अगर अदर स्टेट में है तो वहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द सप्लायर एक स्टेट में है एंड लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अगर अदर स्टेट में है तो वहाँ पे नहीं कर सकेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ये कंडीशन सब कुछ। क्लास अगर होता हम ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल लेकर बहुत हम 20 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए थे क्लास में, क्यों नहीं लगेगा टीडीएस। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता, तो यहाँ पे सप्लाई आ रहा है एंड स्टेशनरी किसको, फिशरीज डिपार्टमेंट को। एंड यहाँ पे ये कौन सप्लाई कर रहा है, सप्लाई मेनली ये मनिहार एंटरप्राइजेस ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये एक अदर देन गवर्नमेंट पार्टी है एंड ये किसको सप्लाई कर रहा है, फिशरीज डिपार्टमेंट, मीन्स ये गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को टीडीएस काटना पड़ेगा, बट अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो जीएसटी का रेट क्या है देख लेते हैं, जिससे हम एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दी रिसीवेबल्स गिवन अबव, assuming that रेट कितना है 9%, 18%। विल योर आंसर भी डिफरेंट, अगर वो एंटरप्राइजेस अगर वो रजिस्टर अंडर कंपोजिशन स्कीम, नहीं आंसर यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा, कंपोजिशन स्कीम या नॉर्मल स्कीम तो दोनों के लिए सेम रहेगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम अगर लेगा तो वहाँ पे भी आंसर सेम रहेगा जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो फिशरी डिपार्टमेंट को 2,60,000 का ये पेमेंट कर है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो ये रहेगा 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 20,339 है जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कैलकुलेशन करेंगे, 2,60,000 ऊपर रहेगा 100, नीचे रहेगा 118। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विसेज टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे 2,95,000 है, तो इसको हम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 118। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 2.5 लाख आ रहा है तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, एग्जैक्ट 2.5 लाख अगर भी होगा तो वहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, ज़्यादा होना चाहिए 2.5 लाख से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को, सप्लाई ऑफ ए हेवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे हेवी मशीनरी है 5,90,000, इसके ऊपर हम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कैलकुलेशन करेंगे।
डिवाइडेड बाई 118, तो यहाँ पे आ रहा है 5 लाख। तो 5 लाख आ रहा है जो कि यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा, तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा। तो ये उत्तराखंड को सप्लाई कर रहा है, दिल्ली का है, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। 25,000 के ऊपर लगेगा 2%, तो यहाँ पे 500 का टीडीएस कटेगा, ठीक है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, एक सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे टीडीएस प्रोविजन लग जाएगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कितना होगा, 6,49,000 है, 100 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 118, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,50,000 है, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए टीडीएस लग जाएगा। एंड ये दोनों दिल्ली में है, तो सीजीएसटी एक्सजीएसटी लगेगा 1% लगेगा। 50,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1%, जो कि 500 आ जाएगा, ठीक है। 500 आ जाएगा। उसके बाद है इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, सर्विसेज लोकेटेड इज, जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वो कहाँ पे एंटर हुआ है, वो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से, रजिस्टर इन द आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सप्लायर कहाँ पे, सप्लायर अगर देखें क्वेश्चन में, लोकेशन ऑफ द सप्लायर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे एक्चुअल प्लेस ऑफ सप्लाई हो रहा है, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर होगा तो वहाँ पे जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी प्लेस है, तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी दिल्ली में है, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली आ जाएगा। मीन्स ये दोनों एक ही स्टेट में है। एंड यहाँ पे रेसिपिएंट कहाँ पे है, आंध्र गवर्नमेंट जो भी है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, मीन्स अदर स्टेट में है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है वो एपी में है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट दिल्ली में है, एंड यहाँ पे लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वो अलग स्टेट में है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स टू वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस को वो सप्लाई कर रहा है। आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 9,72,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ बुक्स जो कि एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है 7 लाख, तो यहाँ पे तो एग्जाम हो जाता है, तो बुक्स के ऊपर कोई भी यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे जो भी सप्लाई ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है उसका वैल्यू है 2,72,000, तो उसके ऊपर तो टीडीएस लगेगा, बट उसको देखना पड़ेगा कि अमाउंट कितना होगा, 2.5 लाख से ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे जो 2,72,000 के ऊपर हमको एक्सक्लूडिंग जीएसटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये आ रहा है 2,30,509 रुपीज़, जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा टीडीएस नहीं लगेगा पूरा सप्लाई के ऊपर। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन म्युनिसिपल एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली है, एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स है एंड अदर जो भी स्पेयर्स है, एंड वैल्यू ऑफ द जो भी गुड्स है वो नॉट मोर देन 25% से कम है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। एंड एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपल अंडर आर्टिकल नंबर 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्शन चैप्टर में देखे थे, अगर कोई भी रिपेयर या मेंटेनेंस का सर्विसेज, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स अंडर 243 या जी के तहत अगर कोई भी एक्टिविटीज होता है तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। एंड अगर कंपोजिट सप्लाई होगा तो वहाँ पे वैल्यू का परसेंटेज 25% से कम होना चाहिए एंड प्योर लेबर होना चाहिए। दो एग्जाम्शन वहाँ पे था, बट यहाँ पे कंपोजिशन वाला एग्जाम्शन यहाँ पे डाला है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम्शन अगर मिलेगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई वाला यहाँ पे, उसका कंपोजिशन ले भी अगर वो उसमें एंगेज होगा तो वहाँ पे तो आंसर सेम रहेगा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो भी हम अभी सॉल्व किए हैं, टीडीएस के ऊपर ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, उसी को उसका वर्किंग नोट दिया है, नहीं तो और कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं जो भी बताया है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है कि यस शॉप एक वो रजिस्टर सप्लायर जयपुर में है, एंड वो एंगेज है कि इसमें सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो सप्लाई कर रहा है। एजेंसीज जो भी लोकल अथॉरिटी, ये मेनली उनको सब कुछ जो भी नोटिफाइड होते हैं रेसिपिएंट, उनको वो सप्लाई कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन नंबर 51। आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स, अगर टीडीएस कटेगा तो अमाउंट क्या रहेगा, इफ एनी डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द रिसीवेबल, जो भी रिसीव किया है इंडिपेंडेंट केस में। आपको यहाँ पे आजमसन लीजिए कि पेमेंट वो आज पर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुआ है 31 अक्टूबर में हुआ है। एंड रेट क्या है यहाँ पे, तो रेट अगर देखें सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी रेट है 12%, 6%, 6%। तो पहला है सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पीएसयू लोकेटेड इन मुंबई, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2,72,000 है, जो कि अगर ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो अगर एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,30,000, क्योंकि प्रीवियसली हम इसको कैलकुलेशन किए थे जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ एसी टू जीएसटी डिपार्टमेंट लोकेटेड इन दिल्ली है, एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है 2,55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मीन्स जीएसटी इसमें नहीं मिला हुआ है। तो जीएसटी अगर नहीं मिला हुआ है, नहीं यहाँ पे 2,72,000 के ऊपर हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा 12%, ठीक है, 12%, हम 18% कैलकुलेशन किए थे, 2,72,000 हम यहाँ पे 12% कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख, फिर भी वो कम आ रहा है 2,42,800,
57 जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2,55,000 जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है एंड वो मेनली जयपुर में है, राजस्थान, एंड यहाँ पे ये दिल्ली में है, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा जो कि 2% लगेगा। ठीक है, 2% लगेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है कितना पेमेंट हुआ है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 2,55,000 2%, तो यहाँ पे 5,100 आ जाएगा। ठीक है, 5,100 आ जाएगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, दी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 3,55,000। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो यहाँ पे टोटल 3,50,000 है। इससे हमको एक्सक्लूड जीएसटी करना पड़ेगा। अमाउंट कितना रहेगा, तो अमाउंट रहेगा यहाँ पे 3,12,500। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा, यहाँ पे टीडीएस लग जाएगा आपका। ये कहाँ पे है, ये जयपुर में है, तो 1% लग जाएगा इसके ऊपर टीडीएस। तो यहाँ पे सीजीएसटी लग जाएगा 3,125, एसजीएसटी में टीडीएस लग जाएगा 3,125 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों लग जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन, देख लेते हैं। यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉरिक एंटरप्राइजेस वो रजिस्टर है दिल्ली में एंड एंगेज है सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो सप्लाई करा है, एजेंसीज एंड जो भी पर्सन नोटिफाइड हुआ है सेक्शन नंबर 51 में। इट प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सप्लाईज मेड, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो भी सप्लाईज किया है एंड यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में सप्लाई किया है एंड पेमेंट ड्यू अगेंस्ट ईच ऑफ देम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दे दिया है, रेस्पेक्टिवली दे दिया है पेमेंट जो भी किया है अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे दिया है एंड पेमेंट ड्यू ऑन अक्टूबर दे दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा टीडीएस, उसके बाद हम इसके ऊपर टीडीएस कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला है जो भी सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता, रेट क्या रहेगा, रेट 18% है जो कि 2,60,000 जो कि होगा। अगर एक्सक्लूड करेंगे जीएसटी तो यहाँ पे कितना होगा, 2,60,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइड हो जाएगा 118, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,339 आ जाएगा जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है कार रेंटल सर्विसेज जो कि है 2,95,000। अगर यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टीडीएस करेंगे तो यहाँ पे मीन्स जीएसटी अगर एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 जो कि एग्जैक्ट है आपका 2,50,000, तो इसलिए यहाँ पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड एंड रजिस्टर उत्तराखंड में, तो यहाँ पे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ये 5,90,000 यहाँ पे वो मेनली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए दे रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सप्लायर कहाँ पे, सप्लायर आपका अगर देखेंगे इस सिचुएशन में सप्लायर कहाँ पे, दिल्ली में है, तो यहाँ पे लग जाएगा आईजीएसटी लग जाएगा 25,000 के ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा, 2% का टीडीएस लग जाएगा जो कि 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा। उसके बाद चलो चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो लोकेटेड कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है लोकेटेड एंड रजिस्टर विद द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ यूपी स्टेट में है डिडक्टिंग जीएसटी। ठीक है, इट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि रजिस्टर अंडर जीएसटी है इन द स्टेट ऑफ दिल्ली फॉर सप्लाइंग गुड्स वैल्यू है 3,50,000। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो यूपी का है। ठीक है, एंड वो रजिस्टर विद कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, एंड वो डिडक्टिंग के लिए यहाँ पे मेनली यूपी स्टेट में डिडक्ट करने के लिए जीएसटी है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसके साथ, पीयूसी के साथ, रजिस्टर अंडर जीएसटी है और सप्लाइंग गुड्स, तो यहाँ पे ये रेसिपिएंट है। ठीक है, यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेसिपिएंट है, सप्लायर कौन है, पीएसयू है। ठीक है, पीएसयू है सप्लायर, तो यहाँ पे रेसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, पीएसयू आर्ग्यूज देयर नो टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन दिस सप्लाई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आज इट्स लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दे आर फॉर नॉट liable to tax on the CGST SGST as it is a local levy and IGST tax deduction is not applicable if it is located in another state other than the state in which department is registered। ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जो कंडीशन बोला है कि ये अलग स्टेट में है वो अलग स्टेट में है, वो कुछ बात नहीं है। यहाँ पे सप्लायर गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट भी गवर्नमेंट है, दोनों ही यहाँ पे टीडीएस अगर काटेंगे तो कौन यहाँ पे टीडीएस देगा, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा पहला सिचुएशन में। ठीक है, उसके बाद है वुड देयर एनी डिफरेंस इफ इंस्टेड ऑफ पीएसयू इफ इट इज एन एंटिटी इन द प्राइवेट सेक्टर, अगर पीएसयू के जगह सप्लायर अगर वो प्राइवेट सेक्टर अगर हो जाएगा तो वहाँ पे टीडीएस कटेगा क्या, ऑब्वियसली टीडीएस कटेगा। ठीक है, टीडीएस कटेगा एंड यहाँ पे 2% लग जाएगा टीडीएस, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में है जो भी सप्लायर रेसिपिएंट है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे 2% लग जाएगा। उसके बाद इफ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी वो अगर अंडरटेक कर रहा है वार कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिपार्टमेंट, अगर प्राइवेट सेक्टर अगर वो वार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फॉर द डिपार्टमेंट, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, वार कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा डिपार्टमेंट के लिए न्यू दिल्ली, तो वहाँ पे क्या होगा, टैक्स डिडक्शन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 5 लाख होगा, तो 5 लाख अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा तो वहाँ पे 2% करके लग जाएगा। ठीक है, 2% करके लग जाएगा, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि
अगर वो कहाँ पे वार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो अगर वार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे रेसिपिएंट का लोकेशन कहाँ पे है, वो आपका रेसिपिएंट का लोकेशन है यूपी, ठीक है, बट सप्लायर है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर है यूपी में है, प्राइवेट सेक्टर है, एंड यहाँ पे एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे मानेंगे, जहाँ पे वार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे वार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये सप्लायर का लोकेशन है दिल्ली, एंड वार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो रहा है दिल्ली, मीन्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही दिल्ली में है, एंड लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अलग है, यूपी है, तो यहाँ पे इसलिए टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है, टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद है द डिस्पर्सिंग ऑफिसर हैज नॉट पेड द टैक्स डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, तो यहाँ पे डिस्पर्सिंग ऑफिसर वो यहाँ पे जो भी डिडक्ट किया है वो फेब्रुआरी मंथ में नहीं पेमेंट किया है, 2 लाख के ऊपर CGST, 2 लाख SGST, ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं दिया है, रिलेवेंट ड्यू डेट में नहीं दिया है, जो कि अप टू 14 मई तक वो नहीं दिया है। फर्दर रिटर्न फॉर दैट मंथ इज ऑल्सो फाइल्ड ऑन दैट डेट, रिटर्न फाइल कर दिया है सही डेट में, बट सर्टिफिकेट ऑल्सो इशूड साइमल्टेनियसली, मीन्स यहाँ पे वो फेब्रुआरी मंथ के लिए वो डिडक्ट जो भी किया है वो एक्चुअली उसके लिए वो 14 मई में नॉर्मली वो क्या करता है, ड्यू डेट उसका रहता है जो 14 मई, तो वहाँ पे वो रिटर्न फाइल करके सर्टिफिकेट पेमेंट कर रहा है, मीन्स फेब्रुआरी के लिए उसको देना पड़ता है कहाँ पे, ड्यू डेट जो भी रहेगा मार्च से, एंड फेब्रुआरी मंथ में 5 डेज के अंदर उसको देना पड़ता है TDS सर्टिफिकेट, बट यहाँ पे वो TDS सर्टिफिकेट सही टाइम में नहीं दिया है, वो जाकर 14 मई जो कि मई मंथ का ड्यू डेट जब होता है वहाँ पे वो सर्टिफिकेट दे रहा है, मीन्स लेट में दे रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट लग जाएगा क्योंकि लेट में यहाँ पे रिटर्न फाइल करा है, दूसरा यहाँ पे TDS वो 5 डेज के अंदर उसको TDS सर्टिफिकेट देना था बट नहीं दिया है, तो वहाँ पे लग जाएगा 100 पर डे मैक्सिमम 5000 करके यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो लेट फी के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा 18%, उसके बाद लेट फी 100 पर डे मैक्सिमम 5000 लग जाएगा, एंड पेनल्टी ऑल्सो लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आ जाइए, XYZ लिमिटेड वो डिडक्टेड TDS फ्रॉम दी consideration payable to A Limited for supplies made by it, यहाँ पे वो TDS डिडक्ट किया है XYZ लिमिटेड, द डिडक्टी दैट इज A Limited seeks your advice on taking credit of the TDS deducted by XYZ लिमिटेड, तो यहाँ पे A Limited वो चाहता है कि क्रेडिट कैसे लेगा, whether the deducted by XYZ लिमिटेड will be shown in the electronic credit ledger या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो यहाँ पे जो TDS या TCS जब करते हैं तो वो चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है, एंड वहाँ पे वो यूटिलाइज हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट पेनल्टी फी के लिए वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को वो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि यहाँ पे whether the rate of tax 1% notified under section number 52 of CGST SGST और ए कॉम्बिनेशन बोथ CGST SGST, तो यहाँ पे 1% सेक्शन नंबर 52 जो कि है TCS प्रोविजन, तो वहाँ पे 1/2% लगता है CGST SGST, एंड एग्रीगेट में 1% लगता है, ठीक है, एग्रीगेट में 1% लगता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर वो कलेक्ट करेगा क्या ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर से, वो कलेक्ट करेगा क्या TCS, यस, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर मेनली TCS कलेक्ट करता है, ठीक है, TCS कलेक्ट करता है, बट 3 सिचुएशन में वो TCS नहीं कलेक्ट करेगा। पहला है जो भी स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में, उस सिचुएशन में वो TCS कलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको वहाँ पे RCM में टैक्स भरना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। उसके बाद एग्जिम सप्लाई के सिचुएशन में TCS का प्रोविजन नहीं लगता है। उसके बाद अगर RCM बेसिस में रेसिपिएंट अगर टैक्स पेमेंट करेगा तो वहाँ पे TCS का प्रोविजन नहीं लगेगा। तो TCS का प्रोविजन कब लगेगा, अगर कोई भी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर उसके थ्रू कोई भी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई हो रहा है एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका कॉन्सिडरेशन कलेक्ट कर रहा है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका कॉन्सिडरेशन कलेक्ट करेगा तो वहाँ पे वो TCS प्रोविजन लगा देगा, बट अगर वो एजेंट आज काम करेगा तो वहाँ पे नहीं लगेगा TCS का प्रोविजन, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट में अगर कोई भी सेलर वो सेल करता है तो वहाँ पे जो भी कस्टमर वो पेमेंट करता है फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट क्या करेगा उसमें से जो भी कमीशन कलेक्ट करके TCS कलेक्ट करके उसको पेमेंट कर देगा, तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट को हम बोलेंगे आज ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे दिया है स्टेट वेदर द प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन नंबर 52 विल बी एप्लीकेबल बिलो मेंशन, तो यहाँ पे TCS प्रोविजन लगेगा क्या। पहला है फितान सेल करा है वॉच ऑन इट्स ओन थ्रू ओन वेबसाइट, तो उसका ही वॉच वो उसका वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो यहाँ पे तो TCS नहीं लगेगा ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आएगा तो वहाँ पे हम सोचेंगे, बट यहाँ पे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद है ABC लिमिटेड, वो एक डीलर है फितान ब्रांड का है एंड वो सेल कर रहा है वैसे थ्रू फ्लिपकार्ट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो यहाँ पे ABC लिमिटेड वो मेनली सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो सप्लाई कर रहा है किसके थ्रू, वो फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई कर रहा है, हाँ यहाँ पे लग सकता है TCS प्रोविजन लग जाएगा, ठीक है, यस लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि ए इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इन इट्स कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, एजेंट का कैपेसिटी में सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तो TCS नहीं लगेगा। आगे पढ़ते हैं बट TCS नहीं लगेगा। दी गुड्स बिलोंग्स टू बी, गुड्स बी का है एंड कॉन्सिडरेशन फॉर सप्लायर वो रिसीव कर रहा है ए एंड उसके बाद वो रेमिट कर रहा है बी को एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। ए रिक्वायर्स योर हेल्प इन अराइविंग एट द रेट which tax shall be collected from the amount which is received
फाइट अगेंस्ट सप्लाई, तो यहाँ पे तो टीसीएस ही नहीं लगेगा, ठीक है, टीसीएस ही नहीं लगेगा, तो रेट तो क्या देखेंगे, तो यहाँ पे टीसीएस नहीं लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि यहाँ पे यह है कि एक्स वो बुक कर रहा है एक होटल उदयपुर राजस्थान में है थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, ठीक है, अमाउंटिंग है 25,000। आज पर द टर्म्स ऑफ द कंडीशन है यहाँ पे दी अमाउंट जो भी पेबल है एट द होटल एट द टाइम ऑफ चेक इन वेदर टीसीएस प्रोविजन अप्लाई होगा क्या। तो यहाँ पे एक्स बुक कर रहा है, होटल है राजस्थान में है, तो वहाँ पे वो एक ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू बुक कर रहा है 25,000, बट यहाँ पे जब होटल को वो जाता है वो डायरेक्ट सप्लायर को दे देता है 25,000। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को अगर पेमेंट करेंगे तभी वो टीसीएस काट कर वो पेमेंट करेगा सप्लायर को, बट सप्लायर को अगर आप डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पे तो टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट केस में आप एडवाइस दीजिए कि एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए कि अप्रोप्रिएट रीजन देकर एप्लीकेबल होगा क्या टीडीएस या टीसीएस प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यू शैल ऑल्सो क्वांटिफाई दी अमाउंट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पहला है टॉप फैशन। टॉप फैशन एक डिजाइनर ऑफ क्लॉथ डीलर है एंड रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, एंड वो इफेक्टेड सप्लाई कितना है, इफेक्टेड सप्लाई कर रहा है थ्रू क्विक डील के थ्रू, ठीक है, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एंड नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट सप्लाई इफेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ 2019 है 1,50,000। तो यहाँ पे टीसीएस प्रोविजन लग जाएगा क्योंकि हम क्विक डील के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं एंड क्विक डील वहाँ पे टीसीएस कटेगा 0.5% टीसीएस कटेगा यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे कहाँ पे है वो रजिस्टर नहीं बताया है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रजिस्टर है, तो यहाँ पे 0.5% लग जाएगा 1.5 लाख के ऊपर, तो यहाँ पे 750 करके लग जाएगा टीसीएस, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि मेसर सुपर बिल्डर वो एक रजिस्टर सप्लायर एंड वो अवार्डेड एक वार कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अमाउंटिंग टू 4,30,000 ऑफ दिस वैल्यू एग्जिम सप्लाई है 1 लाख। तो यहाँ पे सुपर बिल्डर वो एक रजिस्टर सप्लायर है तमिलनाडु में है एंड उसको एक वार कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तो वो तमिलनाडु में है एंड वहाँ पे वार कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होगा, वो भी तमिलनाडु में है, मीन्स यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही तमिलनाडु में है, मीन्स एक स्टेट में है। रेसिपेंट आपका कौन सा गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ये मेनली काम दे रहा है एंड उसमें से 1 लाख, तो यहाँ पे तो टीडीएस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टीडीएस लग जाएगा 1% करके, ठीक है, बट ये जो अमाउंट रहेगा वो 4,30,000 से 1 लाख लेस हो जाएगा एंड टीडीएस प्रोविजन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी रेसिपेंट भी वो भी तमिलनाडु में, सब कुछ तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे टीडीएस लग जाएगा, ठीक है, वो वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद है टेस्टी कैटरर्स वो एक रजिस्टर सप्लायर ऑफ केरला है एंड वो प्रोवाइड कर रहा है कैटरिंग सर्विसेज इन कोची केरला टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इट्स एनुअल ट्रेनिंग कैंप है हेल्ड फॉर इट्स स्टाफ, जो कि वैल्यू है 4,50,000। तो यहाँ पे केरला में है, ये रजिस्टर सप्लायर है केरला में है एंड यहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए वो केरला में मेनली कैंप ले रहा है, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर है यहाँ पे कोची है, केरला है, एंड यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी होगा केरला होगा, क्योंकि जहाँ पे काम बैठेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे रेसिपेंट का लोकेशन है एपी आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा क्योंकि सप्लायर एंड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है एंड रेसिपेंट अलग स्टेट में है, ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, नॉट रिक्वायर्ड टू टीडीएस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो कि हम आईटीसी चैप्टर में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, आईटीसी चैप्टर में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है ये जो टीडीएस टीसीएस एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर खत्म हो जाता है। उसको चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर को चलो चलते हैं। तो चलो चैप्टर नंबर 13 उसके बाद जो कि है रिटर्न चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, पढ़िए मेरे साथ। टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसटी कैन फाइल सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज विद देयर रिटर्न। तो यहाँ पे आईएसटी वो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे फर्निश करेगा या नहीं, उसको कोई भी सेपरेट जीएसटीआर 1 जैसे आउटवर्ड सप्लाई के लिए नहीं डालना पड़ेगा, उसके लिए जीएसटीआर 6 है जिसमें वो कितना सर्विसेज जो भी है क्रेडिट सर्विसेज के रिलेटेड जो भी क्रेडिट कितना वो रिसीव किया है वो रखेगा एंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है रेसिपिएंट के अंदर, तो वो सब कुछ उसमें दिखाएगा। तो वहाँ पे उसको नहीं चाहिए सेपरेट फाइल करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, कितना वो एक्सेप्ट कर रहा है सर्विसेज के ऊपर, जो भी आईटीसी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सब कुछ उसमें जीएसटीआर 6 में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इज इट कंपलसरी फॉर ए टैक्स पेयर टू फाइल रिटर्न बाय हिमसेल्फ। नहीं, तो यहाँ पे वो कंपलसरी है क्या, कोई भी टैक्स पेयर के लिए वो खुद फाइल करेगा जीएसटीआर जो भी रिटर्न है, नहीं, एक जीएसटीपी के थ्रू जीएसटी प्रैक्टिशनर के थ्रू वो रिटर्न भर सकता है, ऐसे नहीं है कि वो खुद को रिटर्न भरना पड़ेगा, तो जीएसटीपी भी यहाँ पे रिटर्न भर सकता है उसके बिहाफ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मिस्टर आनंद कुमार वो रेगुलर टैक्स पेयर है एंड फाइल जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बिफोर द ड्यू डेट later in the month of February next year he discover error in the GSTR 1 of the मंथ ऑफ अगस्त जो भी ऑलरेडी फाइल किया था वांट्स टू रिवाइज, तो वो चाहता है कि रिवाइज करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे वो चाहता है रिवाइज करने के लिए, तो यहाँ पे रिवाइज करने का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे जब उस
जो भी टैक्स पेयर अगर आनंद कुमार जब डिस्कवरी करता है, ठीक है, जिस मंथ में डिस्कवरी करता है, फरवरी मंथ में वो डिस्कवरी करता है, तो उस मंथ का जब जीएसटी 1 फाइल करेगा तो वहाँ पे वो जो भी एरर है वो रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है, एरर है जो भी है वो रेक्टिफाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जिस मंथ में वो डिस्कवरी करेगा। बट उसको जो भी डिफरेंशियल शॉर्ट पेमेंट अगर करता है टैक्स एंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18%। और एक बात है, 2 सिचुएशन में वो नहीं कर पाएगा, ये जो आपका रेक्टिवेशन नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम आपका रहेगा रेक्टिवेशन करने के लिए नेक्स्ट ईयर का जो भी एनुअल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न का फाइलिंग का ड्यू डेट का जो रिटर्न है नॉर्मल रहता है नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर। दूसरा है जो भी नवंबर मंथ का रिटर्न 30 नवंबर रहता है, तब तक वो मैक्सिमम रेक्टिवेशन कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। दूसरा है अगर कोई भी उसके ऊपर ऑलरेडी कोई भी यहाँ पे रिविजन या कोई भी उसके ऊपर अपील चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, उसमें अगर उसका कोई भी रेक्टिवेशन अगर पता चलता है, कोई भी एरर पता चलता है, तो वहाँ पे वो रिवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर वो डिस्कवरी कर देता है तो वहाँ पे रेक्टिवेशन हो जाएगा, बट अगर कोई प्रोसीडिंग से या कोई भी अपील्स रिविजन डिमांड रिकवरी से अगर पता चलता है तो वहाँ पे वो नहीं हो पाएगा रिकवरी, ठीक है। मैक्सिमम रहेगा नेक्स्ट ईयर का जो भी नवंबर मंथ का 30 नवंबर, एंड दूसरा जो भी रहेगा एनुअल ड्यू डेट का रिटर्न का फाइलिंग का ड्यू डेट हुई चल रही तब तक वो यहाँ पे रेक्टिवेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पे tax authorities have been scrutinizing the return furnished by A Limited. During the scrutiny process, A Limited has made aware of the authorities about the incorrect disclosure in a return. अंडर सेक्शन 139 में तो यहाँ पे टैक्स अथॉरिटी स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं रिटर्न जो भी फर्निश किया ए लिमिटेड। तो जब स्क्रूटिनी प्रोसेस चल रहा था तो वहाँ पे ए लिमिटेड वो आवर पता चलता है कि वो अथॉरिटीज़ को देता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है कि वो इनकरेक्ट डिस्क्लोजर किया था रिटर्न जो कि 39 सेक्शन में फाइल किया था फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए। तो यहाँ पे ए लिमिटेड चाहता है कि रेक्टिफाई करने के लिए, नहीं कर पाएगा, मेनली रेक्टिफाई हो जाता है बट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसका स्क्रूटिनी चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तो वहाँ पे वो रेक्टिवेशन नहीं कर पाएगा। अभी मैं आपके साथ डिस्कशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कर पाएगा, डिस्क्लोजर करता है कैन नॉट बी मेड, तो यहाँ पे रेक्टिवेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन 9 विथ रेफरेंस टू द रेक्टिवेशन ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे रेक्टिवेशन कर सकता है कोई भी, अगर फर्निश करने के बाद अगर कोई भी एरर अगर ओमिशन अगर डिस्कवरी होता है तो वहाँ पे रेक्टिफाई कर सकता है। जब वो नोटिस करेगा तभी वो रेक्टिफाई कर पाएगा। ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं क्योंकि जितना भी यहाँ पे रेक्टिवेशन वाला क्वेश्चन है सब एक जगह डाल दिए हैं, जिससे आपका एक साथ सब कुछ रेक्टिवेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो भी कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इससे बहुत बेनिफिट होता है। अगर हम अलग अलग जगह में अगर डालेंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि सब नया क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट एक साथ अगर डाल देंगे तो जब एक प्रोविजन पढ़ोगे तो वहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बुक का बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। मार्केट में अगर देखें कोई भी ऐसे बुक अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, हम बुक ऐसे बना देते हैं, और भी टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम जब हुआ था आरटीपी क्वेश्चन एमटीपी क्वेश्चन सब कुछ डाल देते हैं, उसका नाम डाल देते हैं, आरटीएम डाल देते हैं। तो उससे दिक्कत क्या होता है, उससे दिक्कत होता है कि स्टूडेंट को जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा देगा स्टूडेंट, एंड जो आता है आरटीपी क्वेश्चन एमटीपी क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट देगा। उसके बाद आईसीआई का जो क्वेश्चन है वो और भी कम इंपॉर्टेंट देगा, स्टूडेंट का मन में वही आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, सिलेक्टिव स्टडी हो जाएगा। तो इसलिए हम नहीं डाले हैं कौन सा आइटम में कौन सा आया था क्या आया था, बट हाँ जब सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा बता देते हैं, बट हम नहीं डाले हैं तो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट का मन में आ जाएगा, आपका सिलेक्टेड स्टडी आ जाएगा। क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन वो ओनली उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, प्रैक्टिस करेगा। बट एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ नहीं आता है, एग्जामिनेशन में हर कोई क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं डाले हैं। ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ट रहेगा। अगर देखें 1000 में भी हमारा जो भी स्टूडेंट है ना वो बोलते हैं कि सर हमारा जूनियर को हम इस बुक को रेफरेंस करेंगे, बट इस बार ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है तो इसलिए हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो ये बुक आसानी से नहीं मिलता है। प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट वो मांगे थे जब एग्जाम के टाइम मांगे थे, तो इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में अगर इसको आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो बहुत आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो इसलिए मैं उनको नहीं दिया था। ऐसे नहीं है कि सेल कर देंगे, जिसको मन हो हम आपको पैसा चाहिए तो सेल कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। स्टूडेंट का भी बेनिफिट देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैसा हमको मिलेगा हम सेल कर देंगे बट वो खराब हो जाएगा ना उसका एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर कोई भी ऑर्डर देगा उसको दे देंगे, ऐसे नहीं होता है। हमको गार्डियन के हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट का भी बेनिफिट सोचना चाहिए, नहीं है कि स्टूडेंट यहाँ पे मांग रहा है स्टूडेंट को दे देंगे। स्टूडेंट का भी बेनिफिट देखना चाहिए कि स्टूडेंट कभी ले रहा है, ये बुक कब ले रहा है, एग्जामिनेशन के टाइम ले रहा है या प्रीवियसली उसके हाथ में 15 डेज या अगर भी 1 महीना होगा तो भी वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है। बट अगर एग्जामिनेशन चल रहा है या एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले बोल रहा है कि सर हमको ये वाला बुक चाहिए हम परचेज करेंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हम पैसा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टूडेंट का बेनिफिट देखेंगे, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हम भी एक टाइम था जहाँ पे स्टूडेंट थे, वहाँ पे भी बहुत वो तो हुआ है, बहुत स्ट्रगल हुआ है, उसको तो नहीं बताएंगे, बाद में कभी बताएंगे। फिर भी चलो, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम कर सकता है आपका जो भी नवंबर मंथ नेक्स्ट ईयर का, एंड दूसरा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न हुई एवरी ईयर। बट अगर वो रेक्टिफिकेशन अगर पता चलता है ड्यू टू स्क्रूटिनी ऑडिट इंस्पेक्शन तो वहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मेसर साहू एंड कंपनी एक रजिस्टर फार्म है एंड वो फाइल की है जीएसटी रिटर्न GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023, ठीक है। डिक्लेयरिंग एन आउटवर्ड सप्लाई 300 लाख वो डिक्लेयर किया है आउटवर्ड सप्लाई। द रिटर्न वाज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट
of its filing. However, subsequent to the reconciliation of the return with the books of account, it is found that 5 invoices having a total value of 20 lakh towards the supply made to local parties were advertently वो क्या हुआ है, omitted and to be report किया है. साउ एंड कंपनी वो चाहता है कि अप्रोच कर रहा है कि एडवाइस आज टू क्या कोर्स ऑफ एक्शन वो अडॉप्ट करेगा रेक्टिफिकेशन करने के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो मेनली रिटर्न सही से फाइल कर दिया है जिसमें वो 300 लाख डिक्लेयर किया है, बट बाद में उसको पता चलता है कि 5 इनवॉइस जिसका वैल्यू है 20 लाख टोटल, वो उसको ओमिट कर दिया है, नहीं डाला है जीएसटी 1 में. तो वहाँ पे जब फ्यूचर में जिस मंथ में ये नोटिस किया है उस मंथ में उसको दिखाना पड़ेगा, एंड दिखाना पड़ेगा ये 20 लाख के ऊपर उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, एंड मैक्सिमम वो इसको जो भी रेक्टिफिकेशन करेक्ट कर सकता है नेक्स्ट ईयर का नवंबर मंथ का रिटर्न और आपका फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट हुई इज अर्लियर, तब तक वो फाइल कर सकता है. ठीक है, बट उसको टैक्स एंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यहाँ पे मिस्टर एक्स एक रेगुलर टैक्स पेयर है एंड डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई नहीं किया है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल एनी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न. तो यहाँ पे वो कोई भी सप्लाई नहीं किया है जुलाई मंथ में, वो यहाँ पे कोई रिटर्न फाइल करेगा क्या? ऑब्वियसली रिटर्न फाइल करेगा, उसके लिए नील रिटर्न है. ठीक है, उसके लिए नील रिटर्न है जुलाई मंथ के लिए, वो एक नील रिटर्न फाइल करेगा. ठीक है, जिसको नील रिटर्न बोलते हैं, फाइल करेगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पे इफ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड हाउ कैन इट रिवाइज इफ सम चेंजेस अराइज. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम के साथ कर चुके हैं, क्या डिस्कशन करेंगे. ठीक है, यही हम डिस्कशन करते आ रहे हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि व्हाट इज जीएसटीआर 3बी क्या है एंड फीचर क्या है इसका, एंड कौन कौन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3बी से, कौन कौन एग्जेम्प्ट होंगे जिसके ऊपर जीएसटीआर 3बी नहीं लगेगा. पहले जीएसटीआर 3बी क्या है, तो जीएसटीआर 3बी एक मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन है एंड वो फाइल करेगा रजिस्टर्ड डीलर. एंड ये पहले जब आया था तो वहाँ पे टाइम पीरियड था कि वो जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक वो था, बट बाद में वो एक्सटेंड हो गया है. ठीक है, अभी भी चल रहा है. इसका फीचर क्या रहेगा, जीएसटीआर 3बी का फीचर क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक सेपरेट जीएसटीआर 3बी फाइल करना पड़ेगा और ईच जीएसटीएन के लिए. ठीक है, एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द जीएसटीआर 3बी उसको पेड करना पड़ेगा जो भी लास्ट डेट क्या रहेगा जीएसटीआर 3बी का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो भी रहेगा. ठीक है, रिटर्न का ड्यू डेट जो भी रहेगा पेमेंट का भी ड्यू डेट वही रहेगा. उसका जीएसटीआर 3बी कैन नॉट बी रिवाइज, वो रिवाइज नहीं हो सकता है, जीएसटीआर 1 रिवाइज हो सकता है. उसके बाद एवरी पर्सन जो भी रजिस्टर है उनको जीएसटीआर 3बी फाइल करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग नील जीएसटीआर 3बी भी फाइल करना पड़ेगा. बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं करना पड़ेगा, जो कि आईएसटी है या कंपोजिशन डीलर है, वो जीएसटीआर 3बी नहीं फाइल करते हैं. सप्लायर ऑफ ओआईडीआर वो जीएसटीआर 3बी नहीं फाइल करते हैं. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ये जीएसटीआर 3बी नहीं फाइल करते हैं. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन इन मुंबई में है एंड वो आउटवर्ड सप्लाई किए हैं टैक्सेबल गुड्स का आज ऑर्डर. मिस्टर एक्स वो बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर में हुए हैं एंड ग्रांट हुआ है रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2023 में. तो यहाँ पे लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अक्टूबर में एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो रहा है 1 जनवरी में. तो ये पीरियड के लिए उनको एक रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फास्ट रिटर्न. ठीक है, रिवाइज रिटर्न या फास्ट रिटर्न उसको बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे फास्ट रिटर्न ये जो पीरियड के लिए टर्नओवर के लिए फास्ट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, सप्लाइज मेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 19,50,000. तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो रहा है 1 अक्टूबर से. तो यहाँ पे सप्लाइज मेड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, तो यहाँ पे 8 लाख है, तो ये 8 लाख दिखाना पड़ेगा फास्ट रिटर्न में, 8 लाख दिखाना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद सप्लाइज मेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जनवरी, तो यहाँ पे 2 लाख का सप्लाई है, तो ये मेनली फास्ट रिटर्न में उसके बाद पीरियड में हुआ है. ठीक है, उसका बाद वाला पीरियड के लिए हुआ है, यहाँ पे भी रिटर्न में दिखाना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, द फास्ट रिटर्न फर्निश्ड बाय मिस्टर एक्स इन दी मंथ ऑफ जनवरी. तो यहाँ फास्ट रिटर्न मंथ ऑफ जनवरी में फाइल करता है. व्हाट इज द टैक्सेबल टर्नओवर टू बी डिक्लेयर इन दी फाइल बाय जनवरी. तो यहाँ पे जनवरी मंथ के लिए फाइल किया है फास्ट रिटर्न, तो इसलिए जनवरी मंथ में ये जो टर्नओवर उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, 2 लाख को कंसिडर करना पड़ेगा. मेनली फास्ट रिटर्न में 8 लाख दिखाना पड़ता है, बट वो फास्ट रिटर्न फाइल किया है जनवरी मंथ के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे 2 लाख को भी दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 10 लाख उसको दिखाना पड़ेगा टैक्सेबल सप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पे वही है, फास्ट रिटर्न में दिखाएगा 10 लाख. ठीक है, फास्ट रिटर्न में दिखाएगा जनवरी मंथ के लिए 10 लाख दिखाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि यहाँ पे which टाइप ऑफ टैक्स पेयर नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न. तो यहाँ पे अंडर सेक्शन नंबर 44 है, यहाँ पे which टाइप ऑफ टैक्स पेयर फाइल एनुअल रिटर्न. तो नॉर्मल जो भी रजिस्टर्ड पर्सन वो फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न, एक्सेप्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर, उनको नहीं फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर जो भी 9, जो कि एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा. जो भी नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन उनको फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में. ठीक है, एंड टैक्स पेयर अंडर कंपोजिशन स्कीम उनके लिए है एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 है. एंड जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए नॉर्मली जीएसटीआर 9 भी होता है, बट यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आईएसटी एंड जो भी टीडीएस डिडक्टर कलेक्टर उनके लिए कोई भी फाइल करना जरूरी नहीं है. ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इज एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 44 एंड फाइनल रिटर्न
वन एंड सेम, तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 44 में एंड फाइनल रिटर्न ये दोनों सेम है क्या? नहीं, एनुअल रिटर्न नॉर्मली आपका एनुअली हर एक पर्सन जो कि नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन उसको फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न हर साल के लिए, बट आपका फाइनल रिटर्न जब कैंसिलेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जब कैंसिलेशन ऑर्डर आता है एंड कैंसिलेशन जब इफेक्टिव होता है विच एवर लेटर उससे 3 मंथ के अंदर यहाँ पे फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, तो नो एनुअल रिटर्न एंड ये अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं क्या दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एलाबोरेटिंग द रिलेवेंट प्रोविजन अंडर सेक्शन नंबर 44, आप आंसर दीजिए। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेम। तो यहाँ पे कौन फाइल करेगा एनुअल रिटर्न? तो जो भी नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन वो फाइल करेगा एनुअल रिटर्न, ठीक है। अदर देन ये पर्सन सब एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, कैजुअल टैक्सुअल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सुअल पर्सन, आईएसटी एंड टीडीएस डिडक्टर एंड कलेक्टर। उसके बाद कमिश्नर चाहे तो कुछ पर्सन को वो एग्जाम करा सकता है एनुअल रिटर्न फाइल करने से, वो एग्जाम करा सकता है, ठीक है। उसके बाद एनुअल रिटर्न नहीं लगेगा जिसका ऑडिट कर रहा है सीएजी, ठीक है, ऑडिट कर रहा है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसका ऑडिट कर रहा है, तो वहाँ पे नहीं चलेगा एनुअल रिटर्न, ठीक है। एंड एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट रहेगा 35 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा एनुअल रिटर्न का फाइलिंग का ड्यू डेट। उसके बाद व्हाट इज द प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ प्रेस्क्राइब फॉर्म क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्सुअल पर्सन के लिए जीएसटीआर 9 है एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है 9A है एंड आपका जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए 9B है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म क्या रहेगा? 9 रहेगा आपका एनुअल रिटर्न नॉर्मली एक पर्सन जो कि नॉर्मल पर्सन के लिए है। उसके बाद कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए 9A रहेगा, इको के लिए रहेगा 9B, ठीक है। एंड ड्यू डेट क्या रहेगा? 35 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो किसको यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा होगा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पे उसको सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एक उसको एनुअल रिटर्न के साथ एक कॉपी ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसको ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म नंबर जीएसटी 9C में उसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो क्या होगा? रिकॉन्साइल किसके साथ करेगा? जो भी वैल्यू डिक्लेयर किया है एनुअल रिटर्न में उसके साथ ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ वो उसको रिकॉन्साइल करेगा, बट ये चारों पर्सन के ऊपर नहीं लगेगा, कैजुअल टैक्सुअल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सुअल पर्सन, आईएसटी एंड टीडीएस डिडक्टर एंड कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, ABC Limited applied for cancellation of GST registration in the month of March. The consultant of ABC Limited suggested to furnish a final return in the month of September. तो यहाँ पे उसका जो भी टैक्स कंसल्टेंट वो बोल रहा है कि फर्निश करने के लिए फाइनल रिटर्न मंथ ऑफ सितंबर में फाइल करने के लिए। ही हैज एडवाइज द कंपनी दैट फाइनल रिटर्न वो फर्निश होगा कब? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द सितंबर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और बिफोर द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, व्हिच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे ये सितंबर नहीं है, ये आपका रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे लॉजिकली ये रहेगा नवंबर, ठीक है, ये रहेगा नवंबर। तो क्वेश्चन तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट लॉजिकली हम यहाँ पे नवंबर लिख रहे हैं, जिससे यहाँ पे जो भी टैक्स कंसल्टेंट वो बोल रहा है आपको यहाँ पे फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? जो भी आपका नवंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड दूसरा है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है व्हिच एवर इज अर्लियर, तब तक यहाँ पे उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाउएवर जुरिडिक्शनल अथॉरिटीज हैव येट नॉट पास दी ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ड्यू टू रीजन नॉट नोन टू ABC लिमिटेड। तो यहाँ पे अभी तक जुडिडिक्शनल जो भी प्रॉपर ऑफिसर है या अथॉरिटीज अभी तक कोई भी कैंसिलेशन ऑर्डर पास नहीं किया है, जो भी रीजन वो पता नहीं है। तो यहाँ पे वेदर एडवाइस बाय गिवन बाय टैक्स कंसल्टेंट, ये सही या गलत है? ये गलत है, क्योंकि आपका फाइनल रिटर्न कब फाइल होता है? जब कैंसिलेशन होगा रजिस्ट्रेशन ऑर्डर दे या रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन जब इफेक्टिव होता है, ठीक है। कैंसिलेशन जब से ऑर्डर आएगा और इफेक्टिव आएगा, जो भी लेटर उसका 3 मंथ के अंदर वहाँ पे इशू करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न मीन्स सबमिट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो कैंसिलेशन का ऑर्डर ही नहीं आया है, तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है फाइनल रिटर्न का फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी कंसल्टेंट बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न के लिए ज़रूरत ही नहीं है, एराइजेस नहीं हुआ है। कब एराइज होगा? जब कंपनी कैंसिल जब होगा उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि B Limited filed the return for the month of October belatedly. At the time of computing the late fee to be paid in delaying filing of return, B has taken a view that if late fee has been paid as per the provision of the CGST Act, there is no requirement to pay late fee under SGST Act for the same default. Whether B Limited जो भी स्टैंड लिया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बी लिमिटेड वो रिटर्न फाइल किया है जो भी अक्टूबर मंथ के लिए बिलेटेडली, ठीक है। तो जब वो लेट फी कंप्यूट कर रहा है, फाइल किया है डिले है, तो उसके लिए जो लेट फी कंप्यूट कर रहा है तो वहाँ पे वो व्यू ले रहा है कि यहाँ पे लेट फी अगर CGST एक्ट में लग रहा है तो वहाँ पे SGST एक्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि सेम डिफॉल्ट के लिए। तो वो गलत है, क्योंकि
सेम डिफॉल्ट के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी जब इंटरेस्टेड होता है तो वहाँ पे अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेशन होता है। अगर सीजीएसटी में लगेगा तो एसजीएसटी में नहीं लगेगा, ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है, सेपरेटली उसके लिए टैक्स कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसलिए हम 2.5% लेते हैं, 2.5% या 9% ऐसे ही लेते हैं, जो कि सेपरेटली कंप्यूट होता है। एंड यहाँ पे उसको लेट फी भी देना पड़ेगा। तो ये जो भी व्यू लिया है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है, उसको देना पड़ेगा सेपरेटली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि यहाँ पे पद्मावती ट्रेडर वो रजिस्टर है कर्नाटका में एंड वो एंगेज इन द टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है, ठीक है। एंड टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है, 230 लाख है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर। एंड वाज फर्निशिंग इट्स रिटर्न मंथली बेसिस, वो फर्निश कर रहा है। इन द बिगनिंग ऑफ द अप्रैल इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो चाहता है कि एडवाइस लेता है उसका टैक्स कंसल्टेंट से, जो कि डुआ कंसल्टेंट है, वो वेदर वो फर्निश कर सकता है क्या, ये जो रिटर्न क्वार्टरली बेसिस वो फर्निश कर सकता है क्या। नाउ ऑनवर्ड्स मीन्स आपका अप्रैल के बाद वो वहाँ पे क्वार्टरली फर्निश कर सकता है क्या। तो दुआ कंसल्टेंट यहाँ पे एडवाइस पद्मावती ट्रेडर दैट इट कैन नॉट फर्निश इज रिटर्न क्वार्टरली बेसिस, वो फर्निश नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी लॉ कोई भी ऐसे टाइप का क्वार्टरली रिटर्न फर्निश करने का कोई भी फैसिलिटी नहीं है, सर्कमस्टेंसेज नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करिए कि जो भी टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द एडवाइस गिवन बाय दुआ कंसल्टेंट, तो यहाँ पे आप बताइए कि जो टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द एडवाइस दिया है दुआ कंसल्टेंट वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है क्यूआरएमपी स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, जहाँ पे आपको रिटर्न भरना पड़ेगा क्वार्टरली, बट मंथली पेमेंट करना पड़ेगा एक सिंगल जो भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक चालान के थ्रू आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट 2 मंथ के लिए, क्वार्टर में 3 मंथ रहता है, फर्स्ट 2 मंथ के लिए आप आईएफएफ में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर देंगे, अप टू 50 लाख तक इनवॉइस वैल्यू अपलोड कर देंगे एंड वो रिफ्लेक्ट करेगा आपका जीएसटीआर 2B में, वो रिफ्लेक्ट करेगा। एंड थर्ड मंथ के लिए आप जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 करोड़ तक यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। उसका टर्नओवर है 2.3 करोड़ है, जो कि 5 करोड़ से कम है, तो वहाँ पे वो रिटर्न इसको क्वार्टरली फाइल कर सकता है। यहाँ पे ओनली 4 क्वार्टर के लिए वो भरेगा एंड ये इफेक्टिव हो जाएगा, शुरू हो गया है 1 जनवरी 2021 से ये इफेक्टिव हो गया है, जहाँ पे वो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ले सकता है, ठीक है। तो जो भी दुआ कंसल्टेंट बोल रहा है वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है। एंड यहाँ पे अगर एक पैन पर 2-3 जीएसटीएन लिया है तो वहाँ पे ऑल जीएसटीएन के लिए उसको लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपका क्यूआरएमपी स्कीम अलग अलग नहीं ले सकता है। उसके बाद वो अप टू 5 करोड़ तक ले पाएगा, उसके बाद उसका ये जो स्कीम बंद हो जाएगा, उसके बाद उसको नॉर्मली मंथली स्कीम में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड ये जब खत्म होगा उसका नेक्स्ट क्वार्टर से उसको भरना पड़ेगा मंथली स्कीम, ठीक है। ये सब दिया है, क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में पूरा बता दिया है, बट जो भी मैं डिस्कशन किया हूँ वही सब आप याद रखिए, जिसको आप लिख पाएंगे सही से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, whether GSTP means GST practitioner are required to furnish any return for disclosure of activities carried out by them और any of the registered person during tax period। तो यहाँ पे टैक्स पीरियड के लिए कोई भी अगर वो जो भी काम किया है, एक्टिविटीज़ किया है ऑन बिहाफ ऑफ द जो भी रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर को एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या, नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसे रिटर्न फाइल करने का कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। हाँ, जीएसटी प्रैक्टिशनर वो रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ में यहाँ पे सब कुछ काम कर सकता है, बट उसको कोई भी रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है कि वो क्या काम किया है ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर के बिहाफ में, तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटीपी कैन फर्निश स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन विथ प्रायर अथॉरिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, नो स्पेसिफिक रिटर्न नहीं है, फर्निशिंग मैकेनिज्म नहीं है, जीएसटीपी जो भी डिस्क्लोज करेगा क्या क्या एक्टिविटीज़ किया है, ठीक है। बट वो टैक्स पेयर के बिहाफ में वो यहाँ पे फाइल कर सकता है, सब कुछ काम कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है रिटर्न चैप्टर का, व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच कैन बी अंडरटेकन बाय जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो क्या क्या एक्टिविटीज जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकता है। तो पहला है स्कोप ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी अंडरटेकन बाय जीएसटीपी, वो क्या है, पहला है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड फर्निश कर सकता है, फर्निश मंथली क्वार्टरली एनुअल फाइनल रिटर्न, डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्लेम फॉर रिफंड, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फर्निश जनरेशन ऑफ ईवे बिल, चालान वो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 4 का फर्निश कर सकता है डिटेल्स। उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट या कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ रूल नंबर 58, उसके बाद वो इंटीमेशन दे सकता है जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम में वो विड्रॉ करा सकता है या वहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम उसको अवेल करा सकता है। तो ये काम सब कुछ कर सकता है, सब कुछ काम कर सकता है यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे आपका रिटर्न चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 14 है जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, ठीक है। ये रिफंड चैप्टर के रिलेटेड है, फिर भी एक स्पेसिफिक चैप्टर है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है, उसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन हाउ इंपोर्ट आर टैक्स अंडर जीएसटी। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करिए कि इंपोर्ट कैसे टैक्स लगता है जीएसटी में। तो जो भी इंपोर्ट है उसको हम मानेंगे इंटरस्टेट सप्लाई जीएसटी पर्पज के लिए, जिसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी में मेनली इंसिडेंस ऑफ टैक्स कौन बियर करता है, जो भी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगता है, तो इसलिए जो भी कंजम्पशन करता है तो वहाँ पे टैक्स मेनली बियर करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आईजीएसटी लगता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर एंड आईटीसी भी वो मिल जाता है सेटअप करने के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा
एंड वहाँ पे वो उसको गवर्न करेगा IGST एक्ट 2017। बट मशीनरी जब इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए कस्टम लॉ है, जिसके ऊपर कस्टम लॉ लगेगा एंड वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पे ब्रीफ हाउ एक्सपोर्ट ट्रीटेड अंडर GST लॉ। तो एक्सपोर्ट कैसे ट्रीट करेंगे, तो एक्सपोर्ट को हम यहाँ पे ट्रीटेड करेंगे आज जीरो रेटेड सप्लाई करेंगे ट्रीटेड, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो रेटेड सप्लाई यहाँ पे ट्रीट करेंगे एक्सपोर्ट को, ठीक है। उसको जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे GST का जो भी रिलीफ मिल जाएगा हमको एट दिस टाइम ऑफ इनपुट या फाइनल प्रोडक्ट स्टेज में हमको ये GST का रिलीफ मिल जाएगा। जैसे आप विदाउट पेमेंट ऑफ GST आप यहाँ पे बॉन्ड या LUT के थ्रू यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या पेमेंट ऑफ GST आप वहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको GST का बर्डन नहीं लेना पड़ेगा अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि हाउ एक्सपोर्ट टैक्स, कैसे एक्सपोर्ट टैक्स लगता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो ही रेट लगता है, मीन्स टैक्स ही नहीं लगता है। तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, तो आप चाहे तो बॉन्ड या LUT के थ्रू विदाउट पेमेंट ऑफ IGST आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे IGST पे करके वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेपरेट LUT टू बी फर्निश फॉर एवरी एक्सपोर्ट सप्लाई। तो सेपरेट LUT फर्निश करना पड़ेगा क्या सेपरेट एक्सपोर्ट के लिए, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द GST लॉ एग्जामिन द वेरासिटी और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपको बताना पड़ेगा GST प्रोविजन के हिसाब से ये सही है या गलत है, ठीक है। सेपरेट LUT फाइल करना पड़ेगा क्या सेपरेट आपका एक्सपोर्ट के लिए नहीं, यहाँ पे 1 साल के लिए रहता है आपका LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का, यहाँ पे वैलिडिटी 1 साल के लिए रहता है, ठीक है। बट उसका कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मीन्स जो भी पीरियड है उसके अंदर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एंड जो भी ड्यूटी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं या एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे LUT हट जाएगा, आपसे विड्रॉन हो जाएगा। उसके बाद में अगर पेमेंट कर देते हैं बाद में तो वहाँ पे वो रिस्टोर हो जाएगा। बट उस पीरियड जो भी जिस पीरियड से विड्रॉन हो गया था, जिस पीरियड में वो रिस्टोर हुआ है, तो उस पीरियड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड गारंटी फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, फाइल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रहता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो जब एक्सपोर्ट का टाइम पीरियड है मीन्स पेमेंट करने का टाइम पीरियड क्या है, तो वो पेमेंट मीन्स यहाँ पे 15 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। 15 डेज कहाँ से लेंगे, तो 15 डेज लेंगे 3 मंथ जब एक्सपायरी होगा, तो 3 मंथ कब से लेंगे, टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। इनवॉइस जब इशू होता है फॉर एक्सपोर्ट के लिए, मीन्स इनवॉइस फॉर द एक्सपोर्ट के लिए जो भी इनवॉइस उससे 3 मंथ खत्म होगा, उससे 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बॉन्ड या LUT में क्या रहता है, बॉन्ड या LUT में रहता है आपका जो भी अमाउंट ऑफ टैक्सेस प्लस 18% ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 18% ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप नहीं देते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी तो वहाँ पे वो ले जाएंगे, वो जो 18% इंटरेस्ट प्लस यहाँ पे टैक्स का अमाउंट वो बॉन्ड से ले जाएंगे। एंड बॉन्ड का पीरियड यहाँ पे एक्सटेंड करा सकता है कमिश्नर, ठीक है। तो ये रहता है LUT के बारे में सब कुछ। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यहाँ पे इज इट नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर इफेक्टिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो यहाँ पे नेसेसरी है क्या, आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, नो। यहाँ पे आप बॉन्ड यहाँ पे अंडर LUT के थ्रू आप जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पे आप LUT या बॉन्ड इशू नहीं कर सकते हैं अगर आपका जो भी वैल्यू है, ठीक है, ऑफेंसेस से है, ऑफेंसेस का वैल्यू अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा है अगर आप ऑफेंस करते हैं तो वहाँ पे आप LUT या बॉन्ड इशू नहीं कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, एक एक्सेप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यहाँ पे एक ए लिमिटेड इज मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज विच आर ऑल्सो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। तो यहाँ पे ए लिमिटेड वो मेकिंग मीन्स जीरो रेटेड सप्लाई मेकिंग कर रहा है एंड वो एग्जेम्प्ट है GST से, ठीक है। उसके बाद कंपनी पेड कर रहा है इनपुट टैक्स 2 लाख ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज विच हैव बीन यूज एक्सक्लूसिवली इन इफेक्टिव जीरो रेटेड सप्लाई। बट कंपनी वो इनपुट टैक्स पेमेंट किया है वहाँ पे 2 लाख पेमेंट किया है, जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज जीरो रेटेड सप्लाई में जो यूज़ करने के लिए वहाँ पे वो परचेज करके लाया है, उसके ऊपर वो पेमेंट किया है 2 लाख का, यहाँ पे इनपुट टैक्स पेमेंट किया है। एग्जामिन इफ ए लिमिटेड कैन अवेल ITC, जो भी इनपुट टैक्स पेमेंट किया है 2 लाख तो उसके रिलेटेड वो यहाँ पे अवेल कर सकता है क्या, यहाँ पे ITC, ठीक है, जो कि यूज हो रहा है एक्सक्लूसिवली इन दी जीरो रेटेड सप्लाई, जो कि यूज हो रहा है मेनली यहाँ पे वो जो भी जीरो रेटेड सप्लाई ले रहा है उसको वो एग्जेम्प्ट हो जाता है फ्रॉम GST, ठीक है, स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट वो जीरो रेटेड सप्लाई में यूज करने के लिए जो भी मटेरियल खरीदता है या सर्विसेज जो भी लेता है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ रहा है 2 लाख। तो ये जो 2 लाख पेमेंट किया है उसके ऊपर ITC मिलेगा क्या, ऑब्वियसली ITC मिलेगा। बट यहाँ पे दिक्कत का बात है कि वो उसको एग्जाम सप्लाई में यूज कर रहा है जो कि एग्जेम्प्ट है, आउटवर्ड सप्लाई है एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर जो भी ITC है वो मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 तो वहाँ पे ITC नहीं मिलेगा। मेनली अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो वहाँ पे भी जो भी ITC है वो मिल जाएगा। बट आपका जो भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है एलाबोरेट द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई। तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई के बिटवीन डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना मस्त नहीं है उससे ज़्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, ठीक है, इसलिए मैं डाला हूँ जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई क्या है, एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो एग्जाम सप्लाई क्या है, जो कि वो
अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्सेस, या होली एग्जेम्प्ट हो जाता है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई आ जाता है एग्जेम्प्ट सप्लाई में। बट जीरो रेटेड सप्लाई में दो सिचुएशन में होगा, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज किसको, एसीजेड यूनिट या डेवलपर को अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे मीन्स सप्लाई करेंगे तो उसको मानेंगे हम जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट, या अगर हम सप्लाई करेंगे एसीजेड यूनिट या डेवलपर तो उसको बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। उसके बाद है यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई के टाइम यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आउटवर्ड एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ऊपर, बट जब इनपुट करेंगे तो उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के सिचुएशन में आउटपुट टैक्स नहीं देना पड़ेगा एंड इनपुट टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, मीन्स वो रिफंड मिल जाता है, अगर भी देते हैं रिफंड मिल जाता है। बट एग्जाम सप्लाई के टाइम आपको इनपुट टैक्स देना पड़ता है कोई कोई सिचुएशन में। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स नीड्स टू बी रिवर्स इफ टेकन, नो आईटीसी अलाउड ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो यहाँ पे मेनली आईटीसी नहीं मिलता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ऊपर, अगर ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्रेडिट अवेल हो जाता है, जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर क्रेडिट अवेल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आईटीसी अवेल हो जाता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई वो आईटीसी पर्पज के लिए ऑपरेशन के लिए वहाँ पे आ जाता है, उसमें आरसीएम बेसिस में आ जाएगा, क्योंकि आरसीएम में जो भी सप्लाईज करते हैं तो वहाँ पे वो आ जाएगा आपका एग्जाम सप्लाई में आ जाएगा फॉर आईटीसी चैप्टर के लिए हम देखे थे। प्लस आपका ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज वो आ जाएगा, सेल ऑफ लैंड आ जाएगा एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, ये सब आ जाएगा एग्जाम सप्लाई में फॉर अपर्सन ऑफ आईटीसी के लिए। बट यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई में वो मेनली ऐड हो जाता है टैक्सेबल सप्लाई के साथ, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो वहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई जो कि T4 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अपर्सन के लिए T4 जब कैलकुलेशन करेंगे रूल नंबर 42 में तो वहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी टैक्सेबल सप्लाई प्लस जीरो रेटेड सप्लाई आ जाएगा T4 के लिए। बट यहाँ पे अगर देखें सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में हम जब एग्जाम सप्लाई देखेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि उसमें आ जाएगा आरसीएम बेसिस में एंड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज वो वाला आ जाएगा एंड सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग आ जाता है उसमें, ठीक है, एग्जाम सप्लाई में। उसके बाद है जो भी पर्सन अगर वो एक्सक्लूसिवली अगर एंगेज होता है एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर जीरो रेटेड सप्लाई में वो एंगेज होता है तो वहाँ पे रिफंड के लिए या आईटीसी का क्रेडिट के लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज में तो वहाँ पे वो इशू करेगा एक बिल ऑफ सप्लाई, बट यहाँ पे नॉर्मल टैक्स के लिए वो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस वो मेनली इशू करता है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है ये जो डिफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिस्टर अमरकांत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वो पार्टनर है इन जीएसटी रजिस्टर फार्म में एंड वो ऑर्डर कर रहा है एक गेमिंग सॉफ्टवेयर फॉर हिज सन फ्रॉम ए कंपनी लोकेटेड इन यूएसए। तो यहाँ पे मिस्टर अमरकांत वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वो पार्टनर है एक जीएसटी रजिस्टर फार्म में है, ठीक है। वो ऑर्डर कर रहा है एक गेमिंग सॉफ्टवेयर एक कहाँ से, यूएसए से, एंड वो किसके लिए, उनके सन के लिए यूज़ करने के लिए, एंड वो पेमेंट भी कर रहे हैं, उनका जो भी पर्सनल बैंक अकाउंट से वो पेमेंट कर रहे हैं। एग्जामिन वेदर द ट्रांजैक्शन विल बी लाइबल टू जीएसटी, तो ये जो ट्रांजैक्शन लाइबल होगा क्या, एंड इफ ही इज हुज हैंड्स टैक्स लाइबिलिटी विल एराइज, तो किसके हाथ में ये टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे अगर देखें जो भी गेमिंग सॉफ्टवेयर वो लाया है इंपोर्ट करके तो ये बन जाएगा OIDR सर्विसेज, ठीक है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज में आ जाएगा। तो OIDR सर्विसेज जब होगा तो वहाँ पे मेनली जो सप्लायर है यहाँ पे यूएसए में बैठा है जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में वो बैठा है, एंड जो रेसिपेंट है ना ये है रेसिपेंट है अमरकांत है, ये मेनली परचेज किए हैं ये जो गेमिंग सॉफ्टवेयर फॉर पर्सनल पर्पज के लिए, ठीक है। एंड इवन वो जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, एंड वो जो भी जीएसटी रजिस्टर फार्म का अकाउंट से कोई भी पेमेंट नहीं किए हैं, मीन्स यहाँ पे वो जो भी गेमिंग सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं पर पर्सनल पर्पज के लिए एंड पर्सनल अकाउंट से, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, मीन्स OIDR सर्विसेज को छोड़ो, नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई भी इंपोर्ट करके लाता है तो यहाँ पे इंडिया में जो भी टैक्सेबल टेरिटरी में होता है वही टैक्स भरता है, ठीक है, वही टैक्स भरता है। उसके बाद अगर यहाँ पे रेसिपेंट अगर ऑनलाइन रेसिपेंट हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट, तो वहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई टैक्स नहीं देंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट अगर देखें वो OIDR सर्विसेज हो जाता है ना, अगर वो OIDR सर्विसेज हो जाता है ना तो वहाँ पे आरसीएम प्रोविजन लग जाएगा। तो आरसीएम प्रोविजन लग जाता है तो वहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो बैठा है ना वो तो टैक्स नहीं भरेगा। तो इंडिया में जो भी नॉर्मल जो नॉन टैक्सेबल मीन्स टैक्सेबल टेरिटरी में जो भी नॉर्मल रेसिपेंट बैठा है उसको टैक्स देना पड़ता है, आरसीएम में एंड रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बट अगर वो रेसिपेंट अगर ये बन जाएगा नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट अगर बन जाएगा तो वहाँ पे तो ये टैक्स कभी भी नहीं देगा। तो वहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो भी बैठा है यूएसए में उसको देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में, ठीक है, उसको देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में, टैक्सेस देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में ना मैं पूरा आपका OIDR सर्विसेज का जो भी प्रोविजन पूरा बता चुका हूँ, ठीक है, पूरा ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रोविजन बता चुका हूँ। तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो भी यूएसए में जो भी बैठा है कंपनी उसको फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन देगा, जो भी यहाँ पे OIDR सर्विसेज के ऊपर कंपनी जो भी यूएसए में है तो वो पे करेगा टैक्सेस अंडर फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा टैक्सेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यहाँ पे वेदर सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन या कॉन्फ्रेंसिंग बैंक्वेटिंग provided to a SEZ unit या developer by a supplier located in the same state as that of the SEZ unit या developer should be treated as interstate supply अंडर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी के हिसाब से, या इंटरस्टेट सप्लाई होगा अंडर सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 2।
विथ रीड विथ सेक्शन नंबर 12। तो यहाँ पे बताइए, अगर कोई भी सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन कॉन्फ्रेंसिंग बैंक्वेटिंग अगर प्रोवाइड करेंगे किसको, एसईजेड यूनिट या डेवलपर, दोनों एक ही स्टेट में अंदर, तो वहाँ पे इंटरेस्टेड होगा या इंटरेस्टेड होगा। मेनली इंटरेस्टेड होता है, हम नॉर्मली इंटरेस्टेड मानते हैं, बट अगर इंटरेस्टेड होगा तो वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, मेनली ये शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन जब होगा तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन नंबर 12 देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी हम मानेंगे, लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी हम मानेंगे आज प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड यहाँ पे अगर प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे, ये तो सेम स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर भी सेम स्टेट में है। तो यहाँ पे तो दोनों अगर एक स्टेट में है तो वहाँ पे तो इंटरेस्टेड बन जाएगा, इंटरेस्टेड बन जाएगा, इंटरेस्टेड बन जाएगा। बट एक क्लैरिफिकेशन होता है कि अगर हम एसीजेड को यूनिट या डेवलपर को कोई भी अगर सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम उसको इंटरेस्टेड मानेंगे, बट जनरल प्रोविजन बोल रहा है कि उसको इंटरेस्टेड मानेंगे। तो हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़े थे कि अगर जो भी जनरल प्रोविजन के ऊपर आपका हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल करेगा, ठीक है, हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल करेगा। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन क्या है, अगर आप एसीजेड यूनिट या डेवलपर को कोई भी सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम मानेंगे उसको इंटरेस्टेड मानेंगे, ये है स्पेसिफिक प्रोविजन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन लगेगा तो यहाँ पे इंटरेस्टेड मानेंगे। एंड दूसरा और एक प्रोविजन है उसको सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे अगर अगर सेक्शन नंबर 8 में है, अगर यहाँ पे एसीजेड यूनिट या डेवलपर को अगर आप सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो इंटरेस्टेड नहीं मानेंगे, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है जिसको हम इंटरेस्टेड मानते हैं हमेशा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इंटरेस्टेड उसको मानेंगे, ठीक है, इंटरेस्टेड मानेगा, आईजीएसटी लगेगा, इंटरेस्टेड नहीं मानेंगे, ठीक है, सिंपल है, प्रोविजन आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ पे डिस्कस सप्लाईज व्हिच हैव बीन नोटिफाइड एज डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 147। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा सप्लाई जो कि हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए एक्चुअली एक्सपोर्ट नहीं है, बट हम उसको मानते हैं डीम्ड एज एक्सपोर्ट मानते हैं। अगर आप कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन तो उसको बोलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट, या कैपिटल गुड्स अगर एक्सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट ईपीसीजी स्कीम तो उसको मानेंगे हम डीम्ड एक्सपोर्ट, या अगर कोई भी आप सप्लाई करेंगे गुड्स टू 100% ईओयू तो उसको मानेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट, या अगर कोई भी सप्लाई ऑफ गोल्ड करेगा बाय नोटिफाइड बैंक या पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन तो उसको मानेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर देखें एफटीपी तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही सब कुछ डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि AXT लिमिटेड एंटर इनटू हाई सी सेल ट्रांजैक्शन, हाई सी सेल ट्रांजैक्शन में विथ BYU लिमिटेड के साथ वो एंटर होता है एक हाई सी सेल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे AXT वो किसके साथ ट्रांजैक्शन करता है, BYU के साथ वो ट्रांजैक्शन करता है हाई सी सेल ट्रांजैक्शन, जिसको हम नॉर्मली सप्लाई ही नहीं मानते हैं आज पर शेड्यूल 3। उसके बाद AXT लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट GST ऑन सच सेल ट्रांजैक्शन इज पेबल एट द टाइम ऑफ सच सेल एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे AXT लिमिटेड मान रहा है कि तो ये एक सेल ट्रांजैक्शन वहाँ पे वो कब पेबल होगा, जब कस्टम ड्यूटी वो पेबल होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सेल ट्रांजैक्शन है जहाँ पे GST पेबल है, एंड दूसरा कस्टम ड्यूटी कब पेबल होगा, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा। तो यहाँ पे AXT लिमिटेड यही मान रहा है कि GST लगेगा, सेल ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, एंड दूसरा यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा तो वहाँ पे लगेगा। तो ये जो बोल रहा है AXT लिमिटेड ये पार्शियली करेक्ट है, फुल करेक्ट नहीं है, पार्शियली करेक्ट है। करेक्ट कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगेगा जब बिल ऑफ एंट्री, जब लास्ट ट्रांजैक्शन रहेगा, जो भी लाटेस्ट बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करेगा तो वही यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करेगा। तो ये सही है, बट गलत क्या है यहाँ पे, गलत है कि यहाँ पे ये जो सेल ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर GST लगेगा ये गलत है, क्योंकि ये हाई सी सेल ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर GST ही नहीं लगेगा, शेड्यूल 3 मना कर रहा है जिसको सप्लाई ही नहीं मानेगा। तो इसलिए इसका एक पॉइंट गलत है, एक पॉइंट सही है। तो इसलिए ये पार्शियली ट्रू है, क्योंकि हाई सी सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर GST नहीं लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि GER लिमिटेड जर्मनी का है, वो सप्लाई कर रहा है लग्जरियस कार वर्थ 1 करोड़ का टू IND लिमिटेड जो कि इंडिया का है, ठीक है। तो यहाँ पे GER लिमिटेड वो मेनली IND लिमिटेड को सप्लाई कर रहा है जो कि ये जर्मनी का है एंड ये इंडिया का है, ठीक है। 1 करोड़ का कार लग्जरियस कार सप्लाई कर रहा है। बिफोर द कार रीच इंडियन पोर्ट बट आफ्टर क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया IND लिमिटेड सेल इट टू T1 लिमिटेड बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो वो जब क्रॉस कर जाता है टेरिटोरियल वाटर, बट बिफोर रीच इंडियन पोर्ट तो वहाँ पे वो सेल कर देता है T1 को। तो यहाँ पे IND लिमिटेड वो T1 लिमिटेड को सेल कर देता है, ठीक है। उसके बाद T1 लिमिटेड क्या कर रहा है, उसको क्लियर कर रहा है, सच कार को वेयर हाउसिंग करता है एंड स्टोर कर रहा है गुड्स इन द कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। तो उसको वो स्टोर कर रहा है कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में, T1 उसको स्टोर कर रहा है। उसके बाद T1 सेल कर रहा है सेड कार को, किसको, T2 लिमिटेड को। उसके बाद T2 क्लियर कर रहा है सेड कार फ्रॉम द कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। उसके बाद T2 यहाँ पे ये T1 T2 को उसको
सेल कर देता है, उसके बाद फाइनली T2 इसको क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो जो भी क्लियर करेगा वो टैक्स भरेगा, तो T2 यहाँ पे टैक्स भरेगा, जीएसटी पेमेंट करेगा। बट यहाँ पे ये GER लिमिटेड क्यों टैक्स नहीं भरेगा, ये जो ट्रांजैक्शन के ऊपर क्यों टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पे वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देता है। बट कब हम मानेंगे इंपोर्ट कंप्लीट होता है, जब हमारा मास ऑफ गुड्स ऑफ आवर कंट्री का पार्ट जब बनेगा, ठीक है। जब इंपोर्ट कंप्लीट होगा तभी हम मानेंगे ये इंडिया का पार्ट बन जाएगा। कब इंपोर्ट कंप्लीट होगा, जब मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री का पार्ट बनेगा, जब आपका बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन जब फाइल होगा। तो यहाँ पे तो वो अभी तक कोई भी यहाँ पे इंडिया का पार्ट नहीं बना है, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके फर्दर ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल नहीं हुआ है, यहाँ पे भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद T1 T2 के बिटवीन कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फाइनली यहाँ पे T2 जब क्लियर करेगा तभी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा एंड वहाँ पे वो कस्टम ड्यूटी पेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ आंसर द फॉलोइंग विथ ब्रीफ रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इज जीएसटी लेवेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय GER लिमिटेड, नहीं, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे जीएसटी लेवेबल होगा क्या, IND टू T1, नहीं, T1 टू T2 नहीं, उसका T2 जब क्लियर करेगा तभी जीएसटी लगेगा, ठीक है, तभी जीएसटी लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। उसका चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ABC लिमिटेड न्यू दिल्ली का है, प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड जो कि यूएसए का है इन रिलेशन टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम यूएसए। तो यहाँ पे ABC लिमिटेड ये मेनली न्यू दिल्ली का है एंड वो मेनली सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है XYZ लिमिटेड को जो कि यूएसए का है। ये क्वेश्चन हम सेम ही किए थे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, फिर भी हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ABC लिमिटेड ये सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है किसको, ये दे रहा है सपोर्ट सर्विसेज XYZ लिमिटेड, ठीक है। ABC इंडिया का है, XYZ यूएसए का है, ठीक है। ये यूएसए है एंड ये इंडिया का है, ठीक है। उसके बाद है द कंपनी आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव वेंडर। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, प्रोस्पेक्टिव वेंडर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका रिव्यू दे रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग को लेकर रिव्यू दे रहा है। उसके बाद वो शेयर कर रहा है वेंडर का डिटेल विथ XYZ लिमिटेड। तो इंडिया में जो भी वेंडर है उनका जो भी सब कुछ वो मेनली ढूंढता है, उनको आइडेंटिफाई करता है एंड उसके बाद वो उनको रिव्यू देता है अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइसिंग को लेकर रिव्यू देता है। उसके बाद वो शेयर करता है XYZ लिमिटेड के साथ, ठीक है। उसके बाद XYZ लिमिटेड देन डायरेक्टली प्लेस करा है परचेज ऑर्डर ऑन दी यूएसए वेंडर फॉर द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। तो उसके बाद यूएसए का जो भी XYZ लिमिटेड वो परचेज करा है डायरेक्टली फ्रॉम वेंडर से, ठीक है, ऑन द यूएसए वेंडर। तो ये यूएसए वेंडर से मेनली परचेज कर रहा है, ठीक है। यूएसए वेंडर से मेनली वो परचेज करता है, ठीक है, परचेज करता है ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स। उसके बाद ABC लिमिटेड वो चार्ज करा है XYZ लिमिटेड से ओनली कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप। तो यहाँ पे ये ओनली कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप ये मेनली चार्ज कर रहा है, ठीक है। जो भी कमीशन है 10% कमीशन चार्ज कर रहा है। फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर द कंपनी हैज चार्ज $1,00,000 एक्सक्लूसिव ऑफ GST टू XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, ये मेनली चार्ज कर रहा है $1,00,000 फॉर सपोर्ट सर्विसेज के लिए एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उसके बाद ABC प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट दी सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट। तो ये ओपिनियन कर रहा है कि यहाँ पे वो जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है विथ रेफरेंस टू दी प्रोविजन ऑफ द GST लॉ। तो आप एग्जामिन करिए कि यहाँ पे लाइबल होगा क्या, GST लगेगा क्या, IGST और CGST SGST लगेगा, आप बताइए। GST का रेट है 18%, is applicable on supply of support services provided by ABC Private Limited and rate of exchange is 65 for $, ठीक है। तो छोड़िए यहाँ पे ये मेरे सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, तो सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, तो सपोर्ट सर्विसेज अगर देगा तो वहाँ पे ये मेनली ये ABC इंडिया का जो ABC लिमिटेड है ये मेनली काम कर रहा है आज इंटरमीडियरी, ठीक है, इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। क्योंकि जो भी इंटरमीडियरी है ये मेनली ब्रोकर या एजेंट होते हैं, ये डायरेक्टली कोई भी एंगेज नहीं होते हैं, कोई भी सप्लाई नहीं करते हैं डायरेक्टली या ओनरशिप नहीं लेते हैं, ये ओनली सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे एंड डायरेक्टली वो एंगेज नहीं होंगे, ठीक है, डायरेक्टली एंगेज नहीं होंगे। तो इंटरमीडिएट जहाँ पे होगा तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे जहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर ये जो सपोर्ट सर्विसेज के लिए बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे $1,00,000 जो डॉलर चार्ज किया है ये ओनली सपोर्ट सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट सर्विसेज जब प्रोवाइड होगा तो वहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर मानेगा एज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर कहाँ पे, इंडिया में है, तो इंडिया होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट कब होगा, अगर एक्सपोर्ट होगा तभी वो एग्जेम्प्ट होगा ना। एक्सपोर्ट के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 5 कंडीशन क्या है, सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में है एंड जो भी कंसिडरेशन फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए एंड सप्लायर रेसिपिएंट यहाँ पे रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। बट एक कंडीशन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में होना चाहिए, बट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। तो ये जो सोच रहा है वो गलत है, वो गलत है। उसके बाद है यहाँ पे IGST लगेगा या CGST SGST लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखें प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंडिया दिल्ली में है जो कि लोकेशन ऑफ द ABC लिमिटेड, तो ये दिल्ली में है एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर कहाँ पे है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर भी दिल्ली में है, तो दोनों दिल्ली में है, तो यहाँ पे CGST SGST लगेगा, ठीक है, CGST SGST लगेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि इंटरमीडिएट सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्शन मिल जाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्शन मिल जाता है अगर ये यहाँ पे दिया है कि नया पॉइंट एक एग्जाम्शन मिल जाएगा, इंटरमीडिएट सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाता है, एग्जाम्शन मिल जाता है कब, अगर इंटरमीडिएट व्हेन लोकेशन ऑफ द बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स आर आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर
लोकेशन ऑफ दी इंटरमीडियरी एंड रेसिपिएंट दोनों अगर आउटसाइड इंडिया में हो गए तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाता है, वहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाता है। तो ये दिल्ली में तो है, हाँ एग्जाम्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पे तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर दोनों ही इंडिया में है। बट एग्जाम्शन मिलेगा उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर एग्जाम्शन हो जाएगा तो वहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा फॉर 5 साल के लिए, जैसे कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग या कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड सेलर एंड रिसीवर एंड बायर ऑफ गुड्स, या कॉपी ऑफ द कमीशन ऑफ डेबिट नोट रेज बाय एन इंटरमीडियरी, उसका कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इशूड बाय द सर्विस रेसिपिएंट, या डिक्लेरेशन ऑफ लेटर फ्रॉम एन इंटरमीडियरी सर्विसेज प्रोवाइडर इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये सब है एग्जाम्शन के लिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, 5 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है ये क्वेश्चन जो कि हम देखेंगे अगर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में।